और मैं मैं सौमिक जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इसमें इन सौमिक जी का बीज संरक्षण पर 20 वर्ष का अनुभव है, आपने काम किया है। पूर्वी व मध्य भारत में जो आदिवासी समुदाय है उनके साथ जोम कृषि, पड़त भूमि और वन उद्यान पर आपका कार्य है और देसी बीज के संरक्षण के शोधकर्ता और प्रैक्टिशनर हैं। तो सौमिक जी आपका वेलकम RNFC राजस्थान नेचुरल फार्मिंग कोalition की तरफ से, और आप सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। जी धन्यवाद और सभी को नमस्कार। आवाज बहुत कम आ रही है। अच्छा, कम आ रही है। नहीं, यहाँ पे बारिश भी हो रही है। तो अभी आवाज आ रही है? हाँ हेलो, हाँ, ठीक है जी, ठीक है। आ रही जी। तो आज का जो सेशन है ये दो फसलों के ऊपर राजेश जी और अविशा ने बताए थे, बाजरा और मक्का। तो उसी पे आधारित रहेगी और दोनों ही फसल अभी लग चुका है या कुछ लोग लगा रहे। ज्यादातर जगह में तो लग गया है, हम लोग का जो एरिया है उसमें। तो मैं शुरू करता हूँ। ये आप लोग लोड करेंगे या बाजरा वाला प्रेजेंटेशन? आपके पास शेयरिंग राइट्स है, आप भी शेयर कर सकते हैं, आप चाहे तो मैं भी शेयर कर सकती हूँ। हाँ, वो चला जाता है। नहीं, आप शेयर कर दीजिए, वो मेरे को इधर से ढूंढने में। बाजरा और मक्का दोनों ही फसल ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, मतलब ऊंची और सूखी जमीन में जिसमें पानी का बहुत ज़्यादा पानी नहीं है, ऐसे जमीन पे की जाती है। और जैसे धान है, धान के लिए जैसे बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता है। इसको क्या फुल स्क्रीन ऐसा कुछ हो सकता है क्या? तो इन फसलों को पानी का बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, रेदर ज़्यादा पानी से ये फसल में दिक्कत आ जाती है। तो अभी का जो क्लाइमेट चेंज का जो माहौल है, उसमें जहाँ पे पानी की कमी हो रही है, उस तरह के जगहों के लिए ये अच्छे फसल है। मतलब बाजरा तो बहुत ही ज़्यादा सहनशील फसल है, अभी आगे हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड। राजस्थान में तो खैर बहुत ज़्यादा बाजरा होता है, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा बाजरा राजस्थान में ही नहीं, इससे पहले होगा। नेक्स्ट। हाँ, तो बाजरा हालांकि हमारे देश में अभी बहुत पैमाने पे हो रहा है और भारत तो एक नंबर है पूरे वर्ल्ड में बाजरा के उत्पादन में और एरिया में। पर ये हमारे देश का ओरिजिनल फसल नहीं है। ये पश्चिमी अफ्रीका, माली बोल के एक देश है, वहाँ से वहाँ पे इसकी डोमेस्टिकेशन की गई थी। और सिंधु सभ्यता में जो व्यापार वगैरह होते थे अफ्रीका से, तो समुंदर के मार्ग से ये सिंधु सभ्यता में पहुंचा था, लगभग 4000 साल पूर्व। और उस समय से फिर ये भारत में भी इसकी खेती और इसकी उपयोग होने लग गया। इसके कुछ माने पुरातत्व जानकारी भी मिला है।
सुक्रोदा गुजरात में एक जगह है, वहाँ पे इसके दाने मिले हैं जो उस समय के है। उससे पता चलता है कि उस जमाने में बाजरा वहाँ पे खेती होती थी या उसको खाया जाता था। तो वो जो बाजरा था वो आप लोग शायद उसको बाजरी कहते हैं, जो अभी भी पूर्व भारत के बहुत सारे आदिवासी इलाका में इसकी खेती हो रही है। बाजरा का मतलब उन जगहों में वो उसी को समझते हैं जो छोटा वाला होता है, उसमें उसके ऊपर छिलका भी होता है और उसमें कांटे भी होते हैं कुछ वैरायटीज में। तो ये वाला एक्चुअली ओरिजिनली पश्चिम अफ्रीका से आया था हमारे देश में। और फिर बड़े दाने वाले बाजरा जो है ये उत्तर प्रदेश में पाया गया था। और ऐसा लगता है कि बड़े दाने वाले बाजरा शायद भारत में ही उसका विकास हुआ और फिर वो अफ्रीका में गया। तो अफ्रीका से छोटे दाने वाले बाजरा आए थे व्यापार जहाज ये सब के थ्रू। और उसके बाद यहाँ पे जब उसकी खेती होने लगी फिर बड़े दाने वाले, हेलो, किसी का साउंड आ रहा था। तो वो बड़े दाने वाले बाजरा यहाँ पे डेवलप हुआ और वो फिर अफ्रीका भी गया। तो ये शॉर्ट में इसका एक इतिहास है। तो भले ही हमारे देश का नहीं है लेकिन अभी भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। और उसमें से राजस्थान सबसे पहले नंबर पे है बाजरा के मामले में। और पूरे भारत में 41.8 लाख हेक्टर और 38 लाख टन इसका प्रोडक्शन होता है। 13 क्विंटल प्रति हेक्टर इसका उत्पादन है, औसत उत्पादन भारत में। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि 70 से 75 क्विंटल या 7 से 7.5 टन प्रति हेक्टर इसमें इसका वो पौधा जो उसका बाली निकालने के बाद जो अवशेष रहता है वो इतना हम लोग को मिल जाता है, जो कई उपयोग में आ सकता है, जैसे कि जानवर को खिलाने के लिए भी और हमारे मिट्टी या कंपोस्ट ये सब बनाने के काम भी आ सकता है, जो बायोमास हम लोग कहते हैं आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग में या नेचुरल फार्मिंग में इसका काफी जिक्र है। और अभी हालांकि बहुत ज्यादा बाजरा हाइब्रिड बाजरा हो चुके हैं। लगभग मैं देख रहा था सीड रिप्लेसमेंट रेट 70% है बाजरा का। और बाजरा क्योंकि पर परागन बहुत ज्यादा है, 85% है, तो इसीलिए ये अभी पता नहीं कि कितने ओरिजिनल देसी बाजरा अभी बचे हुए हैं भारत में। और उत्पादन के मामले में कुछ कम नहीं थे हमारे देसी बाजरा भी, क्योंकि 1951 में जो कृषि पंडित अवार्ड होते थे वो मिला था विलायती राम जी को, लुधियाना पंजाब। वहाँ पे उनको इसलिए मिला था क्योंकि उन्होंने 48 क्विंटल प्रति हेक्टर मतलब 4.8 टन प्रति हेक्टर उत्पादन आया था बाजरा का। वो 1951 की बात है ये। तो ये सब देसी किस्म के बाजरा थे जो बहुत अधिक उत्पादन देते थे। तो ऐसे बाजरा हो सकता है अभी भी हो किसी के पास, पर उनको खोजना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये एक नक्शा है जिसमें आप देख सकते हैं माली देश है पश्चिम अफ्रीका में। ये सहारा डेजर्ट के थोड़ा नीचे है और वहां से ये भारत पहुंचा था। भारत का पश्चिम एरिया जो सिंधु सभ्यता था, मतलब अभी कुछ पाकिस्तान में है कुछ भारत में है, ये वाला क्षेत्र में वो पहुंचा था। और वहां से फिर वो पूरे भारत में फैला और अलग अगल बगल जगहों में भी फैल गया और फिर वापस भी गया अफ्रीका में। Next. तो ये जो दो तस्वीरें देख रहे हैं ये जंगली बाजरा है। बाएं तरफ आपका है पेनिसेटम ग्लाउकम, जिससे बाजरा बना था, जो खेती वाला बाजरा है। देखिए वो भी बाजरा जैसा ही है लेकिन उसका जो बाली है वो काफी पतले पतले होते हैं। तो इससे बना था बाजरा जो अफ्रीका में। ये पौधा हमारे देश में उपलब्ध नहीं है
लेकिन हमारे देश में एक और पौधा है जो बाजरा का रिलेटिव है। ये आपको दाहिने तरफ दिख रहा है। तो ये पौधा हम लोग को अक्सर नदी किनारे या ऐसा कोई अ, बंड टाइप का जगह में आपको दिखेगा। ये दीनानाथ घास भी बोलते हैं इसको। तो ये भी बाजरा का रिलेटिव है, जंगली है। नेक्स्ट स्लाइड। और बाजरा के कई प्रकार है। एक्चुअली बाजरा का तो वैज्ञानिक नाम एक ही है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसमें बहुत सारे, जैसे ज्वार को अगर देखें, ज्वार के अंदर कई सारे ज्वार है, ज्वार एक नहीं है। 8-9 प्रकार के ज्वार भारत में उगाए जाते हैं। इसी तरह बाजरा के भी कई प्रकार है, और ऐसे वैज्ञानिक रूप से इनको अलग नहीं किया गया है, लेकिन कई वैज्ञानिकों का मानना है कि इसमें कुछ अलग अलग टाइप के भी है। और ये आपको दिख रहा है यहाँ बाएं तरफ चित्र में कितने प्रकार के बाजरा के बाली है, कुछ बहुत लंबे, कुछ छोटे मोटे, अलग अलग टाइप के। और ये बीच में तस्वीर है, ये कांटे वाला बाजरा है। इसमें दाने छोटे होते हैं और कांटे रहते हैं। कांटे रहने का पर्पस है, जो चिड़िया, जंगली सूअर इनको खाने आते हैं तो वो उनके गले वले में फंस जाता है, तो वो नहीं खाना चाहते। इस तरह का बाजरा आदिवासी क्षेत्र में, मध्य भारत, पूर्व भारत, ये सब जगह में अभी भी लगाया जा रहा है और लोग इसको खेती कर रहे। अगर एनबीपीजीआर को देखें, नेशनल बोर्ड ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस में 8,212 किस्म के बाजरा का एक्सेशंस वहाँ पे लिस्टेड है। तो बहुत सारे वेराइटीज है हमारे पास, लेकिन अभी शायद फील्ड में कितना वैरायटी है, कितना टाइप के है, इसका कोई जानकारी हमारे पास उतना है नहीं। अगर आप लोग कुछ उसके ऊपर काम कर रहे तो शायद होगा। पर धान के बारे में जैसे बहुत जानकारियां है, गेहूं के बारे में है, इवन मक्का के बारे में है, ज्वार के बारे में भी है, लेकिन बाजरा के वैरायटीज के बारे में बहुत कम जानकारी है। और क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है, तो उस रीजन में आपका शायद ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी हो सकता है कि बाजरा के क्या क्या किस्म है अभी भी बचे हुए, वो ढूंढ निकालना और इसके चरित्र और उसके रूप को समझना। तो ये जो छोटे वाले बाजरा होते थे, इसको बेसिकली लोग खाने के लिए उगाते थे। ये ज्यादा टेस्ट में मीठा होता है और इसका ये खाने के काम ही आता था। और जो बड़े दाने वाले था, वो बेसिकली बेचने के लिए या चारा के काम के लिए लोग इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब जो ये हाइब्रिड बाजरा आ गया, ये सारे बड़े दाने वाले हैं, तो जाहिर है कि उसमें उतना अच्छा टेस्ट और उसका जो गुण है, पौष्टिक गुण, वो उतना नहीं है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हाइब्रिड फसलों में उत्पादन पे ज़्यादा ध्यान दिया गया, बाकी चीज़ों को थोड़ा अनदेखा किया गया, जिसकी वजह से उसका पौष्टिकता या उसका और जो गुण है वो कम हो गई। नेक्स्ट स्लाइड। ये भी देखिए अंतर बाजरा में, जो वहाँ का बाजरा मैं बता रहा था जो आदिवासी क्षेत्र में लगाए जाते हैं, इसमें थोड़े से छिलके टाइप रहते हैं उसके ऊपर। इसको एक्चुअली अंग्रेजी में एरिस्टेशंस कहते हैं। जो आपका आधुनिक बाजरा है या बड़ा दाने वाले बाजरा है, इसमें उतना नहीं है। तो ये इसके प्रोटेक्शन के लिए था और अभी भी है। तो इसलिए इसको, इसके दाने को निकालने में थोड़ा सा परेशानी जरूर होती है, लेकिन इसका और सब बहुत सारे गुण और इसके उपयोग है। नेक्स्ट। तो बहुत सारे वैरायटीज है। वैरायटीज में अंतर अगर देखेंगे तो अवधि में भी अंतर है। जैसे 60 दिन का भी है, 180 दिन का भी है। और ये आपका एक जखरना बाजरा, ये थार एरिया में था पहले, अभी है कि नहीं पता नहीं मेरे को। 60 से 65 दिन का बाजरा ये है। चूरू एक वैरायटी था जो अधिक उत्पादन देने वाले। तो मेरे को ज्यादा कुछ डाटा नहीं मिला इसके ऊपर, वैरायटीज के ऊपर। एक दो नाम ही खोजने पे मिला।
और वैरायटी में अंतर, किले के संख्या में अंतर, जो टिलर से टिलर्स या पेनिकल्स में अंतर होता है, मोटाई और लंबाई में अंतर होते हैं, कोई कांटे वाले होते हैं, दाने के रंग अलग अलग प्रकार के हैं, उनका आकार और साइज भी अलग अलग है। तो इस तरह से हम लोग इसको अंतर कर सकते हैं, अलग अलग जो किस्म है। नेक्स्ट, बाजरा में जो गुण है वो बहुत इम्पोर्टेंट चीजें है बाजरा की। बाजरा बहुत कम बारिश में, अब 300 मिलीमीटर बारिश या उससे भी कम एरिया में भी ये हो जाता है। बहुत ही रेतीली जमीन, मैंने तो जैसलमेर में बिल्कुल ऑलमोस्ट रेत में ही इसको लगाते हुए देखे थे, जो ऊँट से जोत के लोग करते हैं। बाड़मेर साइड में भी ऐसा मैंने देखा था बहुत पहले, आज से लगभग 20 साल पहले। तो ये बहुत उच्च तापमान सहनशील भी है और रेत वाली ज़मीन पे होती है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें, पौष्टिकता ज़्यादा है, 10 गुना ज़्यादा लोहा है, 4 गुना ज़्यादा कैल्शियम है, 3 गुना ज़्यादा ज़िंक है चावल से। जो पॉलिश्ड व्हाइट राइस जो आजकल सब लोग खा रहे हैं, उससे इतना सारा इसमें गुण है। तो ये जो अभी फोर्टिफाइड चावल की बात हो रही है, तो चावल में भी कई सारे चावल है जिसमें अधिक लोहा है, और बाजरा में तो है ही। और बाजरा में इतना कुछ रहने के बाद भी हम लोग फोर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या फोर्टिफाई वो लोग करना चाह रहे हैं और उसका क्या उपयोग है, ये एक सवाल है। इसके अलावा इसमें बीटा कैरोटीन भी है, फोलेट है, फाइबर है, जिसके बारे में आप लोग जानते हैं कि वो शरीर के लिए कितनी ज़रूरी है, स्पेशली आजकल के दिन में। और इसमें जो सीड टू ग्रेन कन्वर्शन है वो सबसे अधिक है, जितने भी सीरियल्स है उसमें अगर देखा जाए, चावल, गेहूँ, मक्का और जितने भी मिलेट्स, और जितने भी मिलेट्स हैं, सबसे ज़्यादा इसमें कन्वर्शन है। और चावल से कम खर्च, खर्च का मतलब ये है कि आप जितना दाने उसके डालेंगे कोई खाना बनाने के लिए, वो चावल के अनुपात कम होता है। रेट हो सकता है उसका ज़्यादा हो या कुछ, तो वो अलग बात है, पर जो कंजम्पशन है हमारा वो कम होता है, क्योंकि इसका सीड वेट जो है कम है चावल से, तो टेस्ट वेट भी बोलते हैं। इसके लिए कई सारे बाजरा के दाने आ जाएंगे चावल के दाने से अगर कंपेयर करें तो ये भी इसका एक गुण है। नेक्स्ट स्लाइड। तो भारत में तो बाजरा पश्चिम एरिया में काफ़ी सारा था। ये 1931 का मैप है, इसमें जो आप देख सकते हैं, जो लाल वाला एरिया है उसमें ज़्यादा बाजरा लगाया जाता है। तो ये वही आपका राजस्थान और अभी कुछ एरिया पाकिस्तान में पड़ गया है, ये वाला एरिया है। गुजरात भी है, महाराष्ट्र का कुछ एरिया है, आंध्रा वगैरह कुछ है, साउथ में भी है। तो ये सब जगह में बाजरा की खेती अधिक मात्रा में होती थी, अभी भी होती है। और यहाँ पे बाजरा लोगों का स्टेपल डाइट था, जो अभी चावल या गेहूँ खा रहे, तो पहले बाजरा ही था। अभी भी बहुत लोगों का, जैसे मैं यहाँ गया था अभी झाबुआ, वहाँ पे लोग बाजरा ही खाते हैं, मतलब दिन में एक बार तो खाते ही है। हालांकि वो सब हाइब्रिड हो चुका है, लेकिन उनके डाइट में है। बहुत सारे जगह में लोग मिलेट लगाते हैं, जैसे आदिवासी एरिया में कोदो, कुटकी, इस तरह के बहुत सारे मिलेट्स लगते हैं, लेकिन वो लोग उतना खाते नहीं है। उसके तुलना में मुझे पश्चिम भारत में ये दिखा कि लोग लगाते भी है, खाते भी है, लेकिन वहाँ समस्या दूसरी है। वहाँ लोग हाइब्रिड, केमिकल, ये सब में चले गए हैं, तो वो खेती का प्रणाली बदल गया है, पर उनके खान पान में है। जबकि पूर्व भारत और मध्य भारत में खेती हो रही है और ऑर्गेनिक और बिल्कुल नेचुरल तरीके से हो रही है, पर उनके खान पान में उतना नहीं है। ये अंतर आपको दिखेगा। नेक्स्ट स्लाइड। तो इसके लिए जो मौसम है, खरीफ में ज़्यादातर लगाया जाता है। हालांकि आजकल जो मॉडर्न वैरायटीज़ है वो अ, रबी में भी लोग लगाते हैं, और कई जगह तो रबी में ज़्यादा लगता है खरीफ से भी। तो ये फोटो इंसेंसिटिव वैरायटीज होते हैं, मतलब इनको
जो दिन का जो ड्यूरेशन है उससे मतलब नहीं है, इसीलिए वो किसी भी समय लग सकते हैं। मक्का में भी इस तरह का चीज़ हम लोग को देखने को मिलेगा और ये 180 मिलीमीटर से लेके 1000 मिलीमीटर तक बारिश में भी ये फसल होता है, क्योंकि मैंने बताया वो पूर्व भारत में भी होता है जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, फिर भी वहाँ पे हो जाता है। और इसको बहुत ज़्यादा बारिश, बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हल्की वर्षा और धूप इसका एक मिक्स होनी चाहिए। और फूल के समय क्योंकि बहुत छोटे-छोटे फूल होते हैं और आप लोगों ने देखा होगा, तो वो ज़्यादा बारिश होगा तो वो सब झड़ जाते हैं। और बीज बनने के समय भी इसको सूखा मौसम या धूप चाहिए होता है, उसमें बारिश होने से हानिकारक है। और 1000 मिलीमीटर तक होता है, लेकिन 900 मिलीमीटर से ऊपर वाले एरिया में फिर वो थोड़ा-सा बाजरा के लिए मुश्किल हो जाता है। इसीलिए नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में अगर देखेंगे, बहुत जगह हम लोग को बाजरा नहीं मिलता है, दूसरे मिलेट्स है और बाजरा नहीं है उधर। नेक्स्ट। तो मिट्टी जो है ये हल्की मिट्टी, कम उपजाऊ मिट्टी में भी हो जाती है। इसके लिए बहुत ज़्यादा उपजाऊ और बहुत अच्छा फर्टाइल ज़रूरत नहीं है। बहुत रेतीली ज़मीन में भी होता है। पश्चिम राजस्थान में तो ऑलमोस्ट रेत में ही लोग उसको लगा देते हैं। और पानी का निकास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पानी को ये बर्दाश्त नहीं करते। पानी जम गया तो वो अच्छा नहीं है बाजरा के लिए। और कोई-कोई थोड़ा-सा एरिया है जहाँ मिट्टी में कुछ नमक का मात्रा ज़्यादा है, तो उस नमक सहनशील भी है थोड़ा बहुत। और जो एसिडिक सॉइल है, अम्ल मिट्टी, उसमें बहुत अच्छा से ये नहीं होता है बाजरा। नेक्स्ट स्लाइड। तो ज़मीन की तैयारी के लिए हम लोग जुताई करते हैं और ग्रीष्मकालीन में कुछ लोग कुछ किसान उसको तैयार करके रखते हैं। हालाँकि ये जो आदत है वो थोड़ा कम होते जा रहा है। मतलब इस एरिया में जहाँ पे मैं हूँ, मध्य भारत, पूर्व भारत में, आपके एरिया में कैसा है वो आप लोग बता सकते हैं। तो यहाँ पे पहले लोग ग्रीष्मकालीन में करते थे, लेकिन अभी उन तरह के किसानों का संख्या कम हो गया। और भुरभुरी मिट्टी बननी चाहिए, अच्छे से जोत के और फिर उसके ऊपर लेवलिंग कर पाटा चलाते हैं। पानी का निकास जैसे मैंने बताया वो बहुत ज़रूरी है। और ये सारा चीज़ें इसलिए किए जाते हैं कि खरपतवार उतनी ना आए, क्योंकि शुरू के स्टेज में बहुत ज़्यादा खरपतवार आएँगे तो वो बाजरा को डिस्टर्ब भी कर सकते हैं। हालाँकि बाजरा काफ़ी रेज़िलिएंट मतलब बहुत सहनशील फसल है। तो मक्का जैसा उतना उसमें नहीं होगा, लेकिन तब भी ये सब नॉर्मल एग्रीकल्चरल प्रोसीडियर्स है जो लोग करते हैं किसी भी फसल लगाने के लिए। और इसमें क्योंकि हम लोग तो जैविक खेती की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी सिंथेटिक फर्टिलाइजर की बात हम लोग नहीं कर रहे। तो यहाँ पे 3 से 4 टन गोबर खाद प्रति एकड़ ये आइडियल कंडीशन पे देनी चाहिए। अब किसी के पास कितना उपलब्ध है या कितना वो मैनेज कर सकते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। और इसके अलावा आप इसमें खल्ली भी डाल सकते हैं, कंपोस्ट डाल सकते हैं। लिक्विड मैन्योर्स का इस्तेमाल तो बाद में हम करेंगे ही। घन जीवामृत और इस तरह के जो चीज़ें हैं ये सब का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा ये सब खाद-वाद का इतना ज़रूरत भी नहीं होता है। बहुत मतलब क्योंकि मैंने कहा कि बाजरा बहुत सहनशील है, तो वो ऐसे भी बहुत कमज़ोर मिट्टी में भी हो जाता है। हाँ, लेकिन ये सब देने से आपका उत्पादन, आपका क्वालिटी ये सब बढ़ेगा। और जितना ज़्यादा आप ऑर्गेनिक मैटर दे सकेंगे तो उतना अच्छा आपका फसल होगा। ये किसी भी फसल के लिए रिलेवेंट है। नेक्स्ट स्लाइड। इसके अलावा कुछ सॉइल कंजर्वेशन का काम भी करना चाहिए। ये इसलिए क्योंकि जो एरिया में बाजरा हो रहा है वो, क्योंकि हमने पहले ही कहा, हल्की मिट्टी है और वो मतलब उर्वरकता कम है, ऊपरी मिट्टी होती है, ऊपर की ज़मीन होती है। तो इस तरह के ज़मीन में मिट्टी का इरोशन जो है वो
खनन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स लिए जा सकते हैं, जैसे कि लेवलिंग, कॉन्टूर फरोइंग, टेरेसिंग, ये सब हम लोग कर सकते हैं। स्ट्रिप क्रॉपिंग, ये मतलब ये एक्स्ट्रा है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको करना ही है, पर अगर आप कर सकते हैं तो आपकी मिट्टी और अच्छी होगी, क्योंकि सबसे ज़रूरी है मिट्टी। मिट्टी अगर हमारी सही नहीं है तो कोई भी फसल वहाँ पे हो नहीं पाएगा। अब बाजरा है वो तो किसी तरह हो ही जाएगा, लेकिन अगर हम लोग ये सारे स्टेप्स लेते हैं तो ये लंबे समय के लिए मिट्टी को अच्छा बनाएगा। और मिट्टी में जो गुण है, जो माइक्रोब्स है, जो ऑर्गेनिक मैटर है, वो सब बढ़ेगा और इससे हमारा मिट्टी अच्छा होगा और कोई भी फसल इसमें अच्छा हो पाएगा। तो ये अगर पॉसिबल है तो आप लोग कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के अंतर्गत भी लिया जाता है इसको। वाटर शेड्स में भी आता है, एमजी नरेगा में भी आएगा। नेक्स्ट स्लाइड। तो बुआई जो है इसका मई से लेके अगस्त तक इसको कंसिडर किया जाता है, लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि जून जुलाई में ही ये हो जाए। कुछ जगह में मई में भी, एंड में भी लोग लगा देते हैं। और आजकल तो मॉडर्न वेराइटीज भी है, तो इसीलिए रबी फसल में भी लगता है, ग्रीष्म में भी लग जाता है। तो ये मक्का का जैसा तीनों सीजन में अभी बाजरा लग सकता है, अगर वहाँ पे वैसी सिंचाई और बाकी चीज़ों की व्यवस्था है। तो इसमें जो है 1.5 kg प्रति एकड़ बीज का दर है। कहीं कहीं कुछ ज़्यादा भी होगा, वो बीज के साइज के ऊपर या वैरायटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। इसको लगाने से पहले आप लोग बीजामृत का उपचार कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी बीज लगाने से पहले उसमें अगर कोई भी ऐसा कुछ बीमारी, फफूंद या कुछ होंगे तो वो उससे मानो उसका रोकथाम हो सकता है। तो बीजामृत भी कर सकते हैं, या गोमूत्र 8% गोमूत्र सोल्यूशन से भी आप लोग उपचार कर सकते हैं। और इसको बहुत लोग तो छींट के भी लगाते हैं और लाइन से भी लगाते हैं। तो लाइन से लगाना ज़्यादा अच्छा है, इसलिए क्योंकि फिर उसमें आप और कुछ फसल भी लगा सकते हैं, क्योंकि आजकल मोनोक्रॉपिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। और बीमारियां, या उसका जो मिट्टी को मिट्टी का जो अ, मतलब फर्टिलिटी का कमी, ये सब मोनोक्रॉपिंग में ज़्यादा होती है। तो इसलिए इसको अगर मिक्स क्रॉपिंग करना है तो हमें लाइन से लगाने से ज़्यादा अच्छा है। और 10 से 15 सेंटीमीटर पौधा से पौधा, इसका डिफरेंस हम लोग कर सकते हैं। और ये आपका लाइन से लाइन 45 से 90 सेंटीमीटर। तो ये भी वैरायटी और आपके इंटरक्रॉपिंग क्या है और सीड कैसा है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। और ये अच्छा होगा कि इसको पूर्व पश्चिम दिशा में लगाया जाए, ईस्ट टू वेस्ट, ताकि सूरज का छाया जो है एक दूसरे के ऊपर ना पड़े। क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया, इसको धूप पसंद है। और ऐसे करने पे देखा गया 10 से 15% अधिक उत्पादन भी होता है। कई जगह में इसको लोगों ने रोपा भी करने की कोशिश की है, उसमें भी 35% ज़्यादा उत्पादन आया है। लेकिन वो आपके एरिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आप लोग अगर ऐसा कुछ है तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसे इट इज एडवाइजेबल नहीं है सभी एरियाज के लिए। इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्लॉट्स आप लोग लगा सकते हैं कि रोप के क्या हो रहा है, या इसमें जो एसआरआई सिस्टम्स इसमें हम लोग कर सकते हैं या नहीं। तो ऐसे सिचुएशन पे सिंचाई की जरूरत भी पड़ेगी। तो बेसिकली ये बुआई के ऊपर था। हाँ, नेक्स्ट। तो निंदाई भी इसी तरह। कोई भी फसल में एक कहावत भी है कि कम से कम 20 दिन में उसका निंदाई होनी चाहिए। तो इसमें भी है 20 से 35 दिन में निंदाई होनी चाहिए, फिर एक 50 दिन में होनी चाहिए। और आप जब भी निंदाई कर रहे हो उसके बाद आप जीवामृत भी उसमें छींट सकते हैं, ताकि उसका जो न्यूट्रिएंट्स है और उसके जो माइक्रोब्स है वो सॉइल में और प्लांट में पहुंच सके।
तो ये एक स्टेप है। और उस समय हम ये भी देख सकते हैं कि कहीं पे ज़्यादा बाजरा, माने एक ही जगह पे 2-3 बाजरा है, उसको निकाला भी जा सकता है, या कहीं नहीं उगा है तो वहाँ पे लगाया भी जा सकता है। तो लगाने के लिए जो है ये ट्रांसप्लांट ही होगा, क्योंकि उस समय बीज डालेंगे तो फिर वो तो टाइम लग जाएगा। तो उस केस में वो ट्रांसप्लांटिंग होगा, या कहीं से थिनिंग करके वहाँ से निकाल के बीच में भी डाल सकते हैं। तो ये सब करने से आपके अधिक कल्ले भी आते हैं, और कई अलग-अलग जगह में इसके ये सब निंदाई करने के अलग-अलग मेथड है। कहीं-कहीं बैल से किया जाता है, कहीं पे कुछ एक दाँत वाला एक कोई औज़ार होता है, उससे किया जाता है। अलग-अलग जगह में वो उसके अलग-अलग नाम है। वो आपके एरिया में क्या नाम है वो देखना पड़ेगा, जिसको हम लोग हैरो कहते हैं इंग्लिश में। अ, और इसके बाद एक और स्टेप भी है, ये भी कुछ जगह में प्रयोग किया गया है, स्पेशली ये महाराष्ट्र में। जैसे फिंगर मिलेट के केस में, मड़ुआ के केस में, रागी के केस में, मतलब एसआरआई सिस्टम में इसको लकड़ी से एक मीडियम वजन का लकड़ी से खींचा जाता है रागी के पौधों के ऊपर से। तो इस तरह से जब बाजरा का हाइट 30 सेंटीमीटर होगा, उस समय एक लकड़ी भी खींचा जा सकता है, जैसे कि रागी में किया जाता है, एक साइड से सिर्फ। इससे क्या होगा कि रूट, उसके जड़ों में काफ़ी टेंशन होता है, और उसके चलते और रूट का ग्रोथ होता है, जिसके चलते अधिक टिलर्स होते हैं, अधिक ग्रोथ होता है। तो ऐसे भी कुछ प्रयोग महाराष्ट्र में किया गया है। ये सब आप लोग एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, ट्राई करने के लिए कि इस तरह का करने से क्या लाभ हो रहा है, राजस्थान का एरिया कुछ इसका फ़ायदा हो रहा है या नहीं। तो ये एक्सपेरिमेंटल लर्निंग में जा सकता है। और मल्च भी किया जाता है कुछ स्टेट्स में, जब फूल से पहले इसका मल्च किया जाता है, ताकि उसमें नमी बनी रहे और उसका ज़्यादा पानी, क्योंकि पानी का तो एरिया तो कम ही है वहाँ पे, तो पानी का कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काम आता है, अगर स्पेशली कोई ड्राउट कंडीशंस हो रहे तो। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो जैसा मैं बोल रहा था कि बाजरा में एकल फसल नहीं लगा के आप लोग मिश्रित खेती कर सकते हैं, और मिश्रित खेती ही की जाती थी पहले। अगर आप पुराने रिकॉर्ड्स को देखेंगे, बीकानेर, जैसलमेर, ये सब एरिया का, वहाँ पे बाजरा के साथ ये मोठ लगाया जाता था, कहीं-कहीं माश लगाया जाता, मतलब उड़द और मूँग, चना। हाँ, चना मतलब ये रबी में चना हो जाता था। तो ये सब लगाया जाता था। फिर अरहर, बरबटी, कुर्थी, ग्वारफली, ये सब भी लगाया जाता है। तिल, मूँगफली, मेस्ता एक जूट जैसा एक फसल है। सनफ्लावर, ये सब भी लगाया जाता है। कुछ कहीं-कहीं चारा भी लगाया जाता था। तो इस तरह मिश्रित खेती करेंगे तो आपको दोनों या तीनों का जो फ़ायदा है वो मिल पाएगा। जो दलहन होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, फ़ॉस्फ़ोरस अवेलेबल कराते हैं, और वो सिर्फ़ अपने लिए नहीं, मिट्टी को भी देते हैं और बाजरा को भी देंगे। तो इससे बाजरा को भी फ़ायदा होगा, और आपको एक संपूर्ण आहार मिलेगा, क्योंकि दाल दाल भी मिल रहा है, और बाजरा जैसा अच्छा एक अनाज भी मिल रहा है। और उसके बाद बेचने-वेचने के लिए तो है ही, और दलहन का रेट भी ज़्यादा है। तो आइडियली मिश्रित खेती करने से बेटर है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग में और नेचुरल फार्मिंग में भी मिश्रित खेती को ही मान्यता दी जाती है। नेक्स्ट। और इसका रोटेशन अगर देखेंगे तो अलग-अलग जगह में अलग इसका क्रॉप रोटेशन है। कहीं पे गन्ने के साथ है, गेहूँ के साथ है, रागी, ज्वार, कपास, रेड़ी, या तिलहन में मूँगफली है, तिल है, तम्बाकू भी है। तो अलग-अलग जगह में अलग-अलग फसल चक्र लोग करते हैं।
हालांकि राजस्थान के जो पुराने दस्तावेज में ऐसा बहुत ज्यादा दूसरे फसल नहीं दिखते हैं। वहाँ पे तो 2-3 वर्ष खेती के बाद उस जमीन को थोड़े दिन के लिए छोड़ दिया जाता था, थोड़े 1-2 साल के लिए रेस्ट दिया जाता था, उस ताकि उसमें फिर दोबारा कुछ उर्वरकता आ जाए और उसमें फिर खेती किया जा सके। बाकी ये जो हम बता रहे हैं ये दूसरे स्टेट्स में गुजरात या महाराष्ट्र में या साउथ में इस तरह के रोटेशंस लिए जाते हैं। आपके वहाँ भी अगर ऐसा कुछ फैसिलिटी है तो आप लोग इसको भी ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट में तो बाजरा में हालांकि बहुत ज्यादा कोई कीट नहीं आते, मतलब मैं मेरे को तो नहीं मिले हैं अभी तक। जो जितना भी लोग बाजरा लगाते हैं पूर्व भारत या मध्य भारत में आदिवासी एरिया, तो बाजरा पे कोई बीमारी या कीट लगा है अभी तक तो मेरे पास कोई जानकारी आया नहीं है। और इवन उनके जो दाने जो रखा जाता है उसमें भी कोई कीट नहीं लगता है। मतलब अ, उसके दाने छोटे भी बहुत होते हैं। लेकिन हाँ, जो बड़े दाने वाले बाजरा है उसमें जो उसको भंडारण के समय उसमें कुछ कीड़े जरूर लगते हैं, पर उसके पौधों में खेती के टाइम कोई बीमारी मेरे को अभी तक मिला नहीं है। लेकिन अभी क्योंकि हाइब्रिड बाजरा लग रहा है, लोग तरह तरह के फर्टिलाइजर पर ये सब भी यूज कर रहे हैं और एकल फसल भी कर रहे हैं, तो इसके चलते जो इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है इसके चलते फसल में कोई कीड़े बीमारियां आ ही सकते हैं। तो इसमें जो प्रमुख कीड़े हैं ये सब है, शूट फ्लाई है, रूट ग्रब है, स्टेम बोरर है, ग्रास हॉपर है, रेड एरी कैटरपिलर, ब्लिस्टर बीटल और आर्मी वॉर्म। तो इस तरह के कीट है। इसमें से जरूरी नहीं कि हर कीट ही वहाँ पे मौजूद हो। अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग सिचुएशन होता है। कभी जैसे ये आर्मी वॉर्म का बहुत आ रहा था मक्का में, कहीं कहीं स्टेम बोरर का प्रॉब्लम होता है। ये ग्रास हॉपर जो है वो उसका एक अलग रूप है लोकस्ट। तो लोकस्ट का तो हम लोग जानते हैं 1-2 साल पहले अफ्रीका से आने का ऐसा सिचुएशन हुआ था, आया भी था। तो इन सब चीज़ें कुछ डिपेंड करता है ग्लोबल सिचुएशंस के ऊपर, जैसे लोकस्ट का है। और बाकी सारे जो लोकल कंडीशंस है, जैसे आपका वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाँ मॉडर्न फसल लग रहे या ऐसे हम लोग ये यूरिया डीएपी ये सब डाल रहे, इससे भी क्या होता है कि पत्ते में इतना ज़्यादा नाइट्रेट और नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन होता है जो इन कीटों के लिए ललचाता है उनको। उनके लिए वो खाना बहुत ईज़ी है उनको हज़म करना। तो इसीलिए वो वहाँ पहुँच जाते हैं उसको खाने के लिए और फिर हमारे फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं। तो अगर हम लोग जैविक तरीके के खेती में जाएँगे और मिश्रित खेती करेंगे और उसके जो स्टेप्स है उसको अपनाएँगे, तो बाजरा में तो वैसे ही उतना कीड़ा नहीं है और मेरे ख्याल से तो बिल्कुल आएगा ही नहीं कुछ। नेक्स्ट स्लाइड। ये है आपके कुछ कीड़े। यहाँ पे देख सकते हैं ये शूट फ्लाई है और ये वाइट कलर का ये ग्रब है और ये ग्रास हॉपर है, ये ब्लिस्टर बीटल है, इधर आर्मी वॉर्म है, इधर रेड हेरी कैटरपिलर है। ये सब ये पिंक बोरर है, स्टेम बोरर। तो ये सब के लिए हमारे पास ऑलरेडी जैविक उपचार भी है। एक सबसे बड़ा उपचार है 5 लीफ एक्सट्रैक्ट, इसको हांडी दवा भी कहते हैं, मटका कोई खाद भी कहते हैं, पर ऐसे भी वो एक तरह का दवाई है। तो उसमें हम लोग 5 तरह के पत्ते जो अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, वो पत्ते मतलब ऐसे पौधे होते हैं जिनको गाय बकरी नहीं खाते हैं और उनमें कुछ तो ऐसे तत्व होते हैं जो काफी कड़वे या जहरीला टाइप के, और उसमें दूध टाइप का निकलता है उसके पत्ते वत्ते तोड़ने के। तो ऐसे कुछ पत्तों को लिया जाता है, जैसे कि आपका शरीफा है, आक है, नीम है, निर्गुंडी है, इस तरह का। आप लोगों का एरिया में ऐसे ही कुछ अलग होंगे। तो इसका जो 5 पत्तों को बराबर मात्रा में लेके गौमूत्र में इसको 4-5 दिन इसको रखा जाता है मटके में, और इसको इसका जो फिल्ट्रेट है छान के जो इसका वो आता है
उसको स्प्रे किया जाता है। तो ये इससे बहुत सारे कीट और बीमारियों का हल निकलता है। लेकिन इसको क्या, इसको पहले से ही करना है। ये बीमारी आ गया, कीट आ गया, उसके बाद हम लोग इसको करेंगे तो उसमें भी काम करेगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा है, ऐसा कुछ बहुत रेजिस्टेंट है, तो कई बार परेशानी होती है। इसीलिए पहले से ही अगर हम करेंगे तो ये सब हमारे प्रॉब्लम्स उतने नहीं आएंगे। तो ये जितने भी ये इंसेक्ट्स है, इसके लिए ये इफेक्टिव है। प्लस टर्मरिक एक्सट्रैक्ट है, नीम के बहुत सारे चीज़ें बन सकते हैं। नीम का बीज का पाउडर या नीम के पत्तों का एक्सट्रैक्ट। एक और बहुत इम्पोर्टेंट औषधि है आपका चिली गार्लिक जिंजर एक्सट्रैक्ट। ये भी इसमें इतना वो होता है, मतलब तीखा होता है वो। तो वो इन लोगों को भी, कोई कीड़े को भी पसंद नहीं आता है, वो वहाँ से भाग जाते हैं या मर जाते हैं। तो इस तरह के चीजें हम लोग कर सकते हैं। ये अब इसमें कैसे ये है, एप्लीकेशन हो सकता है? हेलो। एप्लीकेशन तो आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। जैसे 5 लीफ एक्सट्रैक्ट है, इसको फिल्टर करके आप इसको स्प्रेयर से स्प्रे कर सकते हैं। कुछ लोगों के पास मशीन वगैरह नहीं होता है, तो वो ऐसे ही झाड़ू वाड़ू से भी छींटते हैं। लेकिन हाँ, स्प्रेयर ही बेटर है, क्योंकि थोड़ा सा वो चिली विली है, तो वो उसके लिए बेटर है कि हम लोग थोड़ा प्रोटेक्शन ले। तो हाँ। ये पानी का रेशियो कितना है ये, मतलब स्प्रेयर में पानी का होगा जो? रेशियो, हाँ, इसमें आपका जो है, जो 10% आपको सोल्यूशन बनाना है। हाँ। जैसे हम जीवामृत में भी 10% करते हैं। और ये हम्म। जो चिली गार्लिक जिंजर एक्सट्रैक्ट है, ये तो आप कितनी क्वांटिटी ले रहे हो उसके ऊपर ये अंदाजा से आपको करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा पानी भी हम नहीं डालेंगे ताकि इतना डाइल्यूट हो जाए तो उसका इफेक्ट भी ना आए। तो वो हम्म। चिली गार्लिक के केस में ऐसा कुछ फिक्स ऐसा नहीं है, उसके आपका प्रोपोर्शन और वहाँ कितना क्वांटिटी है उस पे है। बाकी ये 5 लीफ एक्सट्रैक्ट वगैरह ये सब में 10% सोल्यूशन लिए जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा इंटेंसिव है तो 15% भी दे सकते हैं। ओके। तो इससे ये सारे, अच्छा, इसके बाद भी हमने 5 लीफ डाला और फिर एक दो बार डाले और उसके बाद भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उस केस में आप लोगों का जो भी ग्रुप है, आप उसमें रेफर कर सकते हैं कि हमने ये सारे उपचार किए हैं, उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहे। तो अभी स्पेसिफिकली हम लोग को क्या करना है, तो हम लोग सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, इस तरह के जैसे मेडिसिन में होते हैं, इसमें भी हम कर सकते हैं। लेकिन उसमें जाने से पहले हम लोग प्राइमरी जो हमारा हेल्थ केयर है उसको हम एस्टेब्लिश करें, तभी हम लोग सेकेंड, बहुत लोग डायरेक्टली सेकेंड थर्ड लाइन में चले जाते हैं, जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म से, बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम से, उसमें जाने से पहले हम लोग को ये चीज़ें अपनाना चाहिए। उसके बाद हम लोग उसमें अगर काम नहीं कर रहे तब हम उसमें जाए। नेक्स्ट स्लाइड। बीमारी भी कई सारे बाजरा में हो सकते हैं, हालांकि मैंने पहले ही बताया कि बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। इसमें एक डाउनी मिल्ड्यू होता है या ग्रीन ईयर स्मार्ट होता है, जो आप लोग धान में भी देखे होंगे, वो ऐसे ब्लैक ब्लैक कलर का दाने जैसे हो जाते। एरगॉट एक फंगस है। लीफ रस्ट, इसमें वो रस्ट जैसा दाग हो जाते हैं पत्ते में। लीफ स्पॉट है, टॉप रॉट है, इस तरह की बीमारियां इसमें हो सकता है। ये ज्यादातर बीमारियां ज्यादा ह्यूमिड कंडीशन, वाटर का एक्सेस से भी होता है, क्योंकि इस फसल को बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, ये आप लोग देख सकते हैं, इसमें ये ग्रीन ईयर है, जिसमें ये पैनिकल बनने से पहले वो ऐसे कुछ बाल जैसे बाहर टाइप का निकल जाता है, और वो होता नहीं है कुछ। ये आपका स्मॉट है, जो मैं बोल रहा था कि काला काला हो जाता है दाना, ये फंगल इन्फेक्शन है। ये रस्ट है, जिसमें दाग हो जाते हैं। फिर ये है एरगॉट। एरगॉट तो बहुत खतरनाक है, ये इंसान को भी कभी कभी
अफेक्ट करता है। ऐसे पैनिकल्स को तो रिमूव करके इसको बरी कर देना चाहिए या जला देना चाहिए। ये थोड़ा सा सेंसिटिव है ये एयरगॉट, और लीफ स्पॉट इस तरह के डिजीजेस होते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा ये सब देखने को नहीं मिलता है बाजरा में, आपके एरिया का पता नहीं मेरे को। तो ये इसके लिए भी हमारे पास जैविक ये हेलो, हाँ ठीक। इसके लिए भी हमारे पास उपाय है, जैसे कि पपाया ड्रम स्टिक एक्सट्रैक्ट है या पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट है रस्ट के लिए, ग्रीन ईयर के लिए। लैंटाना एक वो वीड होता है, काफ़ी एग्रेसिव वीड है, उसका डिकॉक्शन बना सकते हैं। और जनरली जितने भी ये फंगल बैक्टीरियल डिजीजेज है, इसके लिए गोमूत्र, डाइल्यूटेड गोमूत्र 10% सोल्यूशन ये काम करता है। तो ये प्राथमिक रूप से अगर हम लोग यूज करें, इसीलिए जब हम 5 लीफ एक्सट्रैक्ट डालते हैं उसमें भी गोमूत्र है, जीवामृत में भी है। तो ये सारे उसमें भी एक बहुत इफेक्ट्स हो रहा है उसमें, मैन्योर का भी और पेस्ट या डिजीज मैनेजमेंट का। और इसके अलावा नीम है, बटर मिल्क एक और एक इम्पोर्टेंट मैंने ये है उपचार है फंगल वायरल बैक्टीरियल डिजीजेस के लिए। तो ये सब का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। इसके जो रेसिपीज है कि कैसे हम बनाएंगे, इसको हम लोग उपलब्ध करा देंगे व्हाट्सएप में, क्योंकि यहाँ पे मैंने रेसिपीज का डिटेल नहीं डाला है। पपाया ड्रम स्टिक एक्सट्रैक्ट, पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट बेसिकली उसी तरह ही है। इसमें आपको पत्ते लेने हैं और इसको गोमूत्र में या पानी में भी इसको हम लोग बना सकते हैं। गोमूत्र में बनाने से ज़्यादा इफेक्टिव है। तो ये लेके हम लोग फिर उसका फिल्ट्रेट लेके उसको स्प्रे करते हैं। और एर्गॉट के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा कुछ उपचार नहीं है। इसके लिए हम लोग को सीड ट्रीटमेंट पे जोर देना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग शुरू में जो बोल रहे थे बीजामृत का ट्रीटमेंट या गोमूत्र का ट्रीटमेंट, और क्रॉप रोटेशन हम लोग करें, एकल फसल ना लगाए, और अफेक्टेड ईयर्स को हम लोग को डिस्ट्रॉय करना चाहिए। और लेट सोइंग करने से भी ये होता है। स्मार्ट भी जो है ह्यूमिड कंडीशंस पे होता है, इसमें भी हमें सीड ट्रीटमेंट करनी चाहिए। रोगिंग और बर्निंग करना चाहिए, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और कुछ रेजिस्टेंट वेराइटीज होते हैं उसमें ये आता नहीं है। तो ये डिजीजेस के ऊपर है। नेक्स्ट स्लाइड। और एक और पैरासाइटिक प्लांट है स्ट्रीगा, ये भी कभी कभी देखने को मिलता है। तो इसका भी कोई सच कोई मेडिसिन या कोई ऐसा कुछ इसको खत्म करने वाला कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन इसको हम अप्रूट कर सकते, बर्न कर सकते हैं, ताकि ये स्प्रेड ना करे। तो ये पैरासाइटिक प्लांट क्या करता है, ये बाजरा का रूट से कनेक्ट हो जाता है और वहां से उनके न्यूट्रिएंट्स लेते रहते हैं। इसके चलते बाजरा का क्रॉप कमजोर पड़ जाता है। तो ये भी एक है। लेकिन मैं जैसे बता रहा हूँ ये सब बहुत ज़्यादा बाजरा में प्रॉब्लम्स इसमें है नहीं। ये कुछ रेयर कंडीशन या इससे ये पता चलता है अगर इस तरह के डिजीजेज और प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ रहा है कि हम लोग कहीं ना कहीं कुछ गलतियाँ कर रहे हैं, हमारी खेती का तरीका सही नहीं है, जिसके चलते बाजरा जैसे फसल में भी बीमारियां आ रहा है। क्योंकि जनरली ये सब बीमारियां आते नहीं है इसमें। नेक्स्ट। तो ये फाइनली फसल की तो हार्वेस्टिंग होती है। तो जब दाने सूखने लगते हैं और पता चल जाता है, किसान को तो पता चल ही जाता है, डंठल सूखने लग जाते हैं, तो फिर हार्वेस्टिंग करने का स्टेज हो जाता है। उस समय लगभग 20% मॉइस्चर रहता है, जिसको सुखा के हम लोग को 12% तक लाना है स्टोरेज के लिए। अगर मॉइस्चर को हम ज़्यादा रखेंगे तो उसमें पेस्ट अटैक हो सकता है। तो 12% 20% ये सब हम कैसे समझेंगे? अगर मॉइस्चर मीटर है तो हम समझ सकते, लेकिन उसके बिना भी लोग उसको खा के उसका दांत में तोड़ के समझ जाते हैं, या हाथ में सट रहा है कि नहीं सट रहा है, उससे अंदाजा मिल जाता है कि कितना उसमें मॉइस्चर है नहीं है। और धूप में सुखाना है, मिसाई
करना है। पुराना तरीके है जो चांदनी रात में ओस के अंदर इसकी सफाई की जाती थी, क्योंकि इससे जो हस्त या कुछ जो उनके पार्टिकल्स होते हैं उड़ते हैं, वो शरीर में अस्थमा अटैक्स और ये सब होता है। दूसरा है कि उस कंडीशन में सीड फंगस से बचने के लिए भी एक सिस्टम था वो, तो इसीलिए ये बहुत पुराने जो वैदिक टाइम के बुक्स है उसमें भी ये रिकमेंडेड है। तो और बाजरा का रेटून क्रॉप भी आता है, जब आप उसको काट लेते हो उसमें फिर पौधे आने लगते हैं, और उसको भी अगर हम लोग प्रोटेक्ट करें तो उसमें भी कुछ हमारा उत्पादन आएगा। लेकिन आजकल क्योंकि तुरंत दूसरा कुछ लेना होता है तो ये सब पॉसिबल नहीं होता है, पर आइडियली इसमें रेटूनिंग भी होती है। नेक्स्ट। भंडारण के लिए तो लोग तो आजकल उसको बोरा में रखते हैं, या बाली के रूप में भी हम रख सकते हैं 6 महीना तक। और इसमें कुछ नुकसान हो सकता है, ये मैंने बताया कि बड़े दाने वाले में नुकसान होता है, तो छोटे में तो कोई नुकसान है नहीं। और बीच बीच में अगर हम लोग धूप दिखाएंगे तो वो अच्छा रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कई जगहों में इसको अंडरग्राउंड पिट्स में भी रखा जाता है, ऐसे आंध्रा तेलंगाना में मैंने देखा था। और इस स्टोरेज लॉस में ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ तो डैमेज हो जाते हैं या उनका जो शाइन है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। नेक्स्ट। ये लास्ट है। ये लास्ट स्लाइड है। हाँ हाँ ओके। तो ये मेनली बाजरा का था संक्षेप में, और इसमें जो जो वो सब थे रेसिपीज, उसको अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो मैं उसको भेज दूंगा। और कोई अगर इस पे कुछ डाउट या क्वेश्चंस है या कुछ इश्यूज है तो उसको अभी भी एड्रेस कर सकते हैं एंड में। कैसे करेंगे अभी, इसके बाद मेज वाला भी है। अगर किसी के कोई क्विक क्वेश्चन है बाजरा को लेकर तो हम वो ले लेते हैं 5 मिनट, और उसके बाद हम मेज शुरू कर सकते हैं। हाँ मेज ठीक। मेरा एक सवाल था, जी जी। आपने फसल चक्र में तम्बाकू का बताया, तो ये तम्बाकू तो क्या ऐसे कर सकते नहीं हैं? नहीं, हम मतलब वो तो एक बता रहे हैं, मतलब ये नहीं कि आपको करना है। एक जो सिस्टम इंडिया में कुछ जगह में चल रहा है तो वो कुछ जगह होता है, पर मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि हाँ, तंबाकू इसीलिए तो जो है, हाँ पर ये, हाँ एक्चुअली मेरे को लिखना ही नहीं चाहिए था, वो मैं जस्ट एक जानकारी है, मैं उसको ठीक एडवाइस नहीं कर रहा हूँ। हाँ ठीक, थैंक यू। सौमिक जी, एक इसमें एक अपने तैयारी के अंदर 30 सेंटीमीटर जो होइंग वीडिंग के टाइम आपने बताया कि 30 सेंटीमीटर पर लकड़ी से दबाया जाता है, तो उस रोज के बीच में क्या पाटा, मतलब किस तरह से होता है ये? ये एक्चुअली रागी में जिस तरह किया जाता है तो उसमें, हाँ उसमें बीच में अगर आपका इंटरक्रॉप रहेगा तब तो प्रॉब्लम है। तो इंटरक्रॉप फिर साइड में रहना चाहिए, बीच में रहेगा तो हम नहीं कर सकते इसको। ये रागी में किया जाता है। तो रागी में जब आपका वीडर चलाया जाता है दोनों साइड से, उसके बाद एक मीडियम वेट का लॉग लेके एक तरफ से खींचा जाता है, मान लीजिए नॉर्थ से साउथ। तो उससे क्या होता है, वो रूट्स में टेंशन पड़ता है, जिसके वजह से कुछ रूट्स टूट जाते हैं या थोड़े से स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो वो और ज़्यादा फिर विगरस हो जाते हैं। रूट का ग्रोथ बढ़ जाता है, रूट का ग्रोथ बढ़ता है तो फिर ऊपर भी टिलरिंग और ये सब होने लगता है। मतलब ये एक तरह का क्या बोलेंगे, स्ट्रेस को देने का एक सिस्टम है, सो दैट प्लांट और विगरस हो। तो ये रागी में तो एसआरआई में ये किया जाता है। बाजरा में बहुत ज्यादा लोगों ने इसको नहीं किया है, महाराष्ट्र में ये पुराना एक पद्धति है। तो इसको मैं उसीलिए बोला कि आप लोगों में से कोई एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि इसका क्या रिजल्ट्स आ रहा है, ये ट्रांसप्लांटिंग वाला और ये
लॉग रोलिंग वाला, क्योंकि बाजरा में SRI का अभी तक बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं है। तो ये सब करने से क्या SRI जैसा कुछ इफेक्ट आ रहा है या क्या रिजल्ट्स हो रहा है, दिस कैन बी पार्ट ऑफ सम फील्ड रिसर्च। 30 सेंटीमीटर मतलब 30 सेंटीमीटर हाइट जब प्लांट का हो रहा है उस समय हमें करना है। बहुत लेटर स्टेज में करेंगे तो वो फिर हानिकारक हो जाएगा। थैंक यू। और किसी के कोई सवाल? ठीक है, हम मेज पे चलते हैं फिर। जी, सौमिक आप बोल रहे थे हाँ ना कौन क्वेश्चंस, ये जो इनपुट्स हाँ कैसे, हाँ वो हाँ वाला भी शेयर कर दीजिएगा प्लीज। हाँ वो मतलब दिख रही है क्या स्क्रीन मेज वाली? हाँ दिख रहा है। इसको क्या हाँ हाँ विजिबल है। वो क्या बोलते हैं, फुल स्क्रीन ऐसा कुछ। जी जी। तो मकई के बारे में अभी बताएंगे। तो आमतौर पे हम लोग देखते हैं कि पीला मकई ही है, लेकिन मकई के बहुत सारे कलर होते हैं। आप लोग यहाँ पे देख, आवाज बहुत कम आ रही है। अच्छा हाँ जी, मैं माइक्रोफोन ले लिया। तो नेक्स्ट स्लाइड। तो मकई भी हमारे देश का ओरिजिनल फसल नहीं है। ये मेक्सिको में इसका उत्पत्ति हुआ था। एक घास है टियोसिनाइट, वो घास भी हमारे देश में नहीं होती है। टियोसिनाइट को अगर आप देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि इसी से मक्का बना है। मतलब ये बहुत बड़ा एक जायंट लीफ बोला जा सकता है कि उस घास के से उस समय के लोगों ने मेक्सिको में मक्का बना दिया। और ये इनका रिसर्च जो है लगभग 12,000 साल से 7,500 साल पूर्व ये मेक्सिको में कई पीढ़ी और कई हजारों लोग शायद इस पे रिसर्च किए होंगे और करके धीरे धीरे टियोसिनाइट जैसा एक घास से मक्का बन गया। और ये तो वहीं पे ही अमेरिका में ही था। और 16वीं सदी में जब ये कुछ माने ये यूरोप के लोग वहाँ गए, पोर्तुगीज, स्पेनिश, ये लोग वहां से इसको लेके आए थे और यूरोप में उस समय ये पहुंचा था। और उसके बाद यूरोप में पहुंचने के बाद ये पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह पहुंच गया। ऐसा माना जाता है कि वही लोग हमारे देश में भी लेके आए, लेकिन इसका ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे आदिवासी इलाका में बहुत अंदरूनी गांव में भी मक्का हो रहा है। तो उतना अंदर उतने सा और उनके रीति रिवाज और उनके जितने कहानी उसमें भी मक्का का जिक्र है। तो ये सबसे लगता है कि मक्का ऐसा नहीं कि पुर्तगीज या अंग्रेज लोगों ने हमारे देश में इंट्रोड्यूस किया होगा, ये शायद और पहले आया है। और ऐसा माना जाता है कि ये पूर्वोत्तर राज्यों से भारत में आया है, पैसिफिक के रूट से। और इसके भी कुछ एविडेंसेस मिले हैं कि पैसिफिक के तरफ से उस समय कुछ लोग आए थे और वो लोग वहाँ के कुछ फसल को लेके आए थे। तो ऐसा लगता है कि मक्का शायद उस रूट से भारत में बहुत आया होगा। पर हाँ, इसका कोई बिल्कुल ठोस एविडेंस नहीं मिला है, पर ऐसा कुछ कुछ जानकारियां है। और एक मंदिरों में इसका कुछ स्कल्पचर्स देखे गए हैं, अभी आगे मैं दिखाऊंगा। तो इससे पता चलता है कि मक्का बहुत पहले से ही भारत में है। तो विश्व में 6वें नंबर पे है इंडिया। बाजरा में तो फर्स्ट था, इसमें 6th है। और इसका एरिया भी काफी है, 98.9 लाख हेक्टर 2020-21 में। 316.5 लाख मेट्रिक टन प्रोडक्शन होता है और प्रोडक्टिविटी भी काफी हाई है, लगभग 3,200 किलोग्राम एक हेक्टर में। और जैसे मैंने बताया था कि ये अब और ये भी हाइब्रिड मक्का बहुत ज्यादा हो चुका है। मक्का में सीड रिप्लेसमेंट रेट जो है 80% के आसपास है। तो ये जो यील्ड है ये लगभग हाइब्रिड का ही होगा।
लेकिन हाइब्रिड जैसा यील्ड हमारे पुराने मक्कों में भी था। अगर देखेंगे ये पीली मक्का जो रावलपिंडी का एक वैरायटी है, अभी पाकिस्तान में पड़ जाता है, 3170 केजी प्रति हेक्टर। और पीली चिट्टी मक्का या अटक, ये भी पाकिस्तान में 1885 का 86 का रिपोर्ट में 3120 केजी प्रति हेक्टर। तो इस तरह के हाई उत्पादन वाले मक्का भी हमारे देश में था, और शायद अभी भी कहीं कहीं होंगे। हालांकि मक्का में राजस्थान तो बहुत आगे नहीं है। पहले जो 3 स्टेट है, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, और सबसे अधिक उत्पादन तो तेलंगाना में लगभग 6.7 टन प्रति हेक्टर इस तरह की यील्ड्स रिपोर्टेड है। नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए, ये जो टियोसिनाइट है, ये आप बाएं की ओर देख सकते हैं। ये घास जैसा एकदम पतला सा, और उसमें सिर्फ एक लाइन का बीज था, और उस तरह का एक घास से एक मक्का बना दिया, जिसका मक्का का पौधा भी काफी बड़ा है। उसका जो दाने हैं वो भी कई लाइन है उसमें, और बड़े भी है। तो ये एक चमत्कारी खोज था उन लोगों का। मतलब जैसे कि अगर हम बाजरा को देखें, तो बाजरा जंगली वाला लगभग अभी का बाजरा जैसे ही है, थोड़ा सा मोटा है। लेकिन मक्का में बहुत अंतर हुआ। धान को भी अगर देखें तो जंगली धान और अभी के धान में थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन इसमें बहुत चमत्कारी अंतर देखने को मिलता है, और यकीन ही नहीं होता है कि इस घास से ये मक्का आया। और हमारे देश में ये देखिए, यहाँ पे ये दक्षिण भारत में एक मंदिर है, वहाँ पे इन्होंने ये अप्सरा के हाथ में एक मक्का जैसा कुछ है, जिसको बहुत लोग कहते हैं कि ये मक्का ही है। तो इससे ये 11वीं सदी का एक मंदिर है। तो 11वीं सदी में तो अंग्रेज या पुर्तगीज लोग यहाँ आए नहीं थे, तो इससे लगता है कि मक्का शायद पहले ही भारत में आया होगा, प्रशांत महासागर के रूट से। नेक्स्ट स्लाइड। तो मक्का के भी बहुत किस्म है, बाजरा से भी ज्यादा है। 11,179 वेराइटीज NBPGR में लिस्टेड है। ये हम लोगों ने भी कुछ वेराइटीज का कलेक्शन किया था, जो अभी भी कुछ किसान इसको लगा रहे, संरक्षण कर रहे। इसमें राजस्थान की वेराइटीज भी है, बांसवाड़ा के वेराइटीज, और बहुत कलर्स के मक्का मिलता है, ब्लैक, रेड, मेरून, वाइट, ऑरेंज, येलो तो है ही, और मिक्सचर ऑफ कलर्स। तो ये सब देखने को मिलता है भारत में। और मक्का भी अलग अलग टाइप का भी है, सिर्फ ये कलर का वेरिएशन नहीं, इसमें कई प्रकार के मक्का है। ये आप देख सकते हैं। यहाँ डेंट कॉर्न है, जो ज्यादातर जो अमेरिकन कॉर्न जो आ रहा है, वो उसके बीच में एक थोड़ा सा दबा हुआ रहता है, गड्ढा जैसा। और फ्लिंट कॉर्न, ये हमारा जो देसी मक्का है, जो गोल गोल रहता है ऊपर। पॉड कॉर्न, ये कुछ टियोसिनाइट के आसपास का टाइम का होगा। इसमें मक्का का ऊपर एक छिलका भी होता है। फ्लावर कॉर्न है, ये बहुत जल्दी इसका सॉफ्ट होता है, ये आटा बन जाता है। पॉपकॉर्न और स्वीट कॉर्न आप लोग जानते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि इसमें अलग अलग टाइप के स्टार्च होते हैं, जिसके वजह से कोई नरम या हार्ड होता है, और उसके हिसाब से भी इसमें वेरिएशन है। नेक्स्ट, एक वैक्सी कॉर्न भी होता है, जिसका फोटो आगे है। वो वैक्सी कॉर्न जो है स्टिकी होता है, जैसे हमारा स्टिकी राइस है, उस तरह ये थोड़ा सा स्टिकी टाइप का होता है ये वैक्सी कॉर्न। ये सब इंडिया में उपलब्ध नहीं है, अभी कोई बाहर से लाके लगा रहे तो अलग बात है, पर भारत का ओरिजिनली नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में कुछ वैक्सी कॉर्न्स मिलते हैं, पर रेस्ट ऑफ इंडिया में उतना नहीं है। ये कुछ राजस्थान के वेराइटीज है, जो हम लोगों ने उस समय एक प्रोग्राम हुआ था उदयपुर में, उस समय ये सब वैरायटीज लोग किसान या संस्थाएं लेके आए थे। ये उदयपुर, बांसवाड़ा, यही सब एरिया का ज्यादा है। ये मालन, साठी, गांगद्री, पोहटा, ये सफेद गुटर, और एक गधेड़िया है। तो इस तरह के वैरायटीज अभी भी शायद वहाँ
उपलब्ध होंगे, आप लोग इसको देख सकते हैं। लेकिन हाँ, मक्का में भी बाजरा जैसा समस्या है कि इसमें पर परागन बहुत हाई है, और जिसकी वजह से अगर हमने 3-4 प्रकार के मक्का लगा दिया अगल-बगल, तो सब मिक्स होके पूरा उसका खिचड़ी बन जाएगा और वो सुलझाना असंभव है। तो मक्का को संरक्षण करना बहुत मुश्किल काम है। पे हम लोग हालाँकि बहुत साल से लगे हुए हैं, लेकिन माने जितने भी 8-9 प्रकार के फसल हम लोग संरक्षण कर रहे, उसमें से हमें लगता है मक्का सबसे टफ़ेस्ट है इसकी संरक्षण करना। और बाजरा भी बहुत टफ़ है, बाजरा पे हमने उतना नहीं वैराइटी हमारे पास है, लेकिन मक्का के हमारे पास 30-32 वैराइटीज़ है, और इनको मेंटेन करना बहुत टफ़ है बिकॉज़ ऑफ पर परागन। और इसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी होता है, क्योंकि मक्का जो है आउट ब्रीडिंग क्रॉप है, इसीलिए इसमें मिनिमम पॉपुलेशन भी मेंटेन करना होता है इन एडिशन टू पर परागन इश्यूज। तो वो भी एक प्रॉब्लम है। इसके लिए आपको काफी बड़ा एरिया भी चाहिए होता है, प्रत्येक वैरायटी के लिए एक मिनिमम पॉपुलेशन भी मेंटेन करना होता है। इसके वजह से इसको मतलब करना थोड़ा सा मुश्किल है। मक्का पे तो खैर बहुत पहले से ही बहुत सारा रिसर्च और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है। 1924 में लगभग 100 साल पहले हाइब्रिड मक्का आ चुका था अमेरिका में, और ये पायोनियर कंपनी जो अभी बहुत बड़ी बीज कंपनी है, इस कंपनी के ही लोगों ने इसको बनाए थे। और उसके बाद हरित क्रांति से पहले भी मक्का का काम भारत में शुरू हो चुका था, हाइब्रिड मक्का का। 1956 में रॉकी फेलर फाउंडेशन के जरिए 50 हाइब्रिड्स अमेरिका से इंडिया आए थे और इसके ऊपर काम चल रहा था। तो मक्का में बहुत पहले से काम हो रहा है, और बहुत पहले से ये मॉडर्नाइजेशन, आधुनिक वैरायटीज आना शुरू हो गए, जिसकी वजह से और भी क्योंकि इसमें इतना पर परागन भी होता है, इसके जो देसी किस्म है ये काफी मिक्स हो चुके हैं या बिल्कुल उतना उपलब्ध भी नहीं है। कुछ आदिवासी इलाका और ऐसे जगहों पे ही आपको मिल पाएंगे। नेक्स्ट। तो इसके भी बाजरा जैसे इसके भी गुण है, मिलेट से थोड़ा कम है कुछ मामलों में, लेकिन तब भी इसमें जिंक और कैरोटीन की मात्रा अच्छी है। और इसमें जो अलग अलग कलर्स है, लाल या बैगनी या काले, तो इसमें एंथोसायानिन का मात्रा ज़्यादा होता है, फिनोलिक्स की मात्रा ज़्यादा होता है। जो हम लोग जानते हैं ये सब एंटीऑक्सीडेंट्स है, तो हमारे बॉडी में जब फ्री रेडिकल्स या ऐसे टॉक्सिन्स प्रवेश करते हैं, तो इनको न्यूट्रलाइज करने का काम ये एंथोसायानिन्स करते हैं। तो इस ये सब जो रंगीन माने अलग अलग रंग के मक्का है, इसमें ये एंथोसायानिन्स है जो इस तरह के फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट। तो मक्का के जो इम्पोर्टेंट स्टेज है डेवलपमेंट के, तो सबसे पहले तो उसका चारा रहता है, जो सीडलिंग स्टेज 1 वीक तक का, उसको हम सीडलिंग स्टेज बोल सकते हैं। उसके बाद ये ग्रोथ स्टेज आता है, जिसमें वो बहुत तेजी से उसमें वृद्धि होती है, और इसका घुटने तक आने तक इसका ग्रैंड ग्रोथ स्टेज कहा जाता है। उसके बाद धीरे धीरे इसमें ऊपर में पुरुष फूल आने लगता है। उसके बाद नीचे में वो भुट्टा के जो बाल होते हैं वो आने लगते हैं, और फिर इसमें ऊपर से वो पुरुष फूल के पोलन गिरते हैं और उसमें फर्टिलाइजेशन होता है, और फिर इसका दाने बनने लगते हैं, जो पहले थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है, दूध जैसा उसका रहता है, जैसे धान का भी रहता है, और फिर उसका हार्डनिंग होने लगता है। तो ये सब स्टेजेस है मक्का के क्रॉप के ग्रोथ का, और ये सब बहुत क्रिटिकल स्टेजेस है, जिस समय जो जो चीजें उसको चाहिए पौधे को, न्यूट्रिएंट्स या पानी या धूप या जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स है, वो अगर जब हम नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं, तो उसमें ड्रास्टिक यील्ड का अंतर पड़ जाता है। मक्का जो है इस मामले में बहुत सेंसिटिव क्रॉप है, बाजरा जैसा इतना सहनशील क्रॉप नहीं है। इसमें इन स्टेज पे जो उसके रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल नहीं करने पे उसका जो पोटेंशियल यील्ड है वो उसमें बहुत अंतर पड़ जाता है। नेक्स्ट।
ये आप देख सकते हैं इसका। तो ये इसके अलग अलग स्टेजेस, और इसमें अलग अलग स्टेजेस पे इसमें रिक्वायरमेंट्स भी अलग अलग होते हैं, और उस रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना, या उसके जो भी रिक्वायरमेंट्स न्यूट्रिएंट्स के हो सकते हैं, वाटर का हो सकता है, या इंटर कल्टीवेशन का हो सकता है कि उसमें मिट्टी चढ़ाना है या वीडिंग करना है। ये सारे चीज़ें पे जहाँ हम लोग लापरवाही करेंगे तो उसमें अंतर आ जाएगा नहीं। तो इस ये भी एक गर्म मौसम का ही फसल है। ये बहुत ज़्यादा ठंड में इसका नहीं हो पाता है। जैसे 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे मक्का अफेक्टेड हो जाते हैं, इसको धूप पसंद है। ये बाजरा जैसा उतना कम बारिश में तो नहीं हो पाता है इसको, 600 मिलीमीटर वर्षा के एरिया में, और ये लगभग 2500-4000 मिलीमीटर तक भी जाता है अगर आप नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि वो नॉर्थ ईस्ट से ही भारत के अंदर अलग अलग एरिया में गया, तो वहाँ तो बहुत किस्म के मक्का अभी भी है, और बिल्कुल सभी जगह लगाया जाता है, खाया जाता है। तो वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन वो क्या पहाड़ में लगाते हैं तो बारिश होती है तो पहाड़ पानी जो है निकल भी जाता है, तो इसीलिए वो उतना अफेक्टेड नहीं होता है। पानी उसमें जमना नहीं चाहिए। और अगर हम लोग को ये जो मैं बता रहा था क्रिटिकल स्टेजेस जो है, जो एक स्टेज है पुरुष फूल होने के बाद, उसको एक पानी की ज़रूरत पड़ती है। उस समय अगर पानी नहीं मिला तो वो उसमें फिर यील्ड का अंतर पड़ जाता है। और आजकल के जो वैराइटीज़ है, जो हाइब्रिड वैराइटीज़ है, जो बहुत उनका ग्रोथ बहुत ज़्यादा है या बहुत लंबे भी हो जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हवा से बचने में उतना सहनशील नहीं है। तो कई टाइम पे ऐसे टाइम पे अगर बारिश या तूफान या ऐसे कुछ आ गया तो लॉजिंग हो जाता है उसमें, और उसमें नुकसान भी हो जाता है। तो क्योंकि पानी इसमें जमना नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं सहन कर पाते, इसीलिए आइडियली 15 से 20 दिन पहले मक्का को लगा दिया जाता है वर्षा आने से, क्योंकि वर्षा के समय उसको हम लोग नहीं लगा सकते अगर भारी रेनफॉल हो रहा है, क्योंकि वो फिर उसका जर्मिनेशन और उसका जो सीडलिंग का ग्रोथ है वो अफेक्टेड हो जाता है। नेक्स्ट। तो मिट्टी भी इसको थोड़ा सा अच्छी मिट्टी ही चाहिए। इसको लोग जनरली जो इस एरिया में अपने बाड़ी जमीन में लगाते, जहाँ सबसे ज़्यादा अच्छा मिट्टी होता है, क्योंकि वो लोग अपना गोबर वोबर कचरा वचरा सब उसी में डालते रहते हैं, और कई वर्षों और पीढ़ी पीढ़ी वो डलते जाता है, तो वो बहुत एक उर्वरक मिट्टी हो जाती है। तो मक्का को थोड़ा सा बेटर सॉइल कंडीशंस चाहिए, और पानी का निकास भी चाहिए, और ये मीडियम टेक्सचर का, बहुत हेवी सॉइल में भी, जो क्लेई सॉइल होता है इसमें भी नहीं हो पाते, बहुत हल्की मिट्टी में भी नहीं हो पाते, जैसे एकदम सैंड टाइप का सॉइल में भी नहीं होगा। और तो ये रेतीली और चिकनी मिट्टी में इसका बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। तो जमीन के तैयारी में सिमिलर ही है, इसमें भी ग्रीष्मकालीन जोताई करेंगे, पाटा चलाएंगे, ये सब पहले से करके रखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। वो जो हमारा खरपतवार है ये सब कम होंगे, ये का हम लोग कर सकते हैं। और इसमें क्योंकि पानी का निकासी होना चाहिए, पानी को ये सहन नहीं करता है उतना ज़्यादा, तो रेज्ड बेड में कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग रिज फरो मेथड में करते हैं, और नाली वगैरह ये सब ड्रेनेज इसका प्रॉपर होना चाहिए। तो घार बना के, जो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी है रिज का घार, मतलब आपके वहाँ कुछ और होगा, तो रिज फरो बेसिकली, वो रिज फरो बना के लोग उसको लगाते हैं, उसको साइड पे लगाते हैं, ताकि पानी भी आए तो वो फरो से पानी निकल जाए। और इसमें ये थोड़ा सा इसको अच्छी ऑर्गेनिक मैटर की ज़रूरत होती है। ये थोड़ा सा हाई इनपुट क्रॉप बोल सकते हैं, इसकी ज़रूरतें थोड़ा ज़्यादा है,
क्योंकि ये काफी कम समय में इसको बहुत ज्यादा ग्रो करना होता है। तो इसमें 6 से 8 टन प्रति एकड़ गोबर भी इसमें डालना पड़ता है आइडियल केस में। इसको 20 दिन पहले डाल दे तो ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा ग्रीन मैन्योरिंग कर सकते हैं, ऑयल केक्स दे सकते हैं, ऑयल केक भी 2 से 4 क्विंटल प्रति एकड़। इस तरह के चीजें हम लोग कर सकते हैं। घन जीवामृत, कंपोस्ट और ये सब भी आप डाल सकते हैं इंस्टेड ऑफ गोबर। और बाद में फिर हम लोग जीवामृत का स्प्रे कर सकते हैं। नेक्स्ट। तो ये भी तीनों टाइम हो सकता है, खरीफ में, रबी में, समर में। और ये जो मॉडर्न वेराइटीज है वो फोटो इंसेंसिटिव है, तो उनको ये सीजन और इन सब से उतना मतलब नहीं रहता है। और जून के आखिरी हफ्ते से लेके 15 जुलाई तक इसका बहुत अच्छा टाइम है इसका सोइंग के लिए। लेकिन मैंने बताया कि 15 दिन पहले अगर करेंगे तो वो जो लॉसेस होने का चांसेस होता है, जो बारिश के चलते अधिक बारिश हो गया तो ये सब प्रॉब्लम्स उससे एड्रेस हो सकता है जो खरीफ में, इसीलिए पहले लगाने से अच्छा है। और खरपतवार भी कम आते हैं, पानी भी जमा नहीं होता है। और रबी फसल के लिए खेत भी खाली हो जाता है, क्योंकि हम लोग बहुत लेट लगाएंगे तो फिर वो सारा रबी फसल के टाइम को भी पकड़ लेगा। तो इसमें 15 से 20 किलो सीड रेट है, और इसको भी हमें बीजामृत से उपचार करना है, क्योंकि इसमें फंगल डिजीजेस और बहुत सारे नेमाटोड्स वगैरह है, ये सब कंट्रोल हो पाता है। और इसको ऐसे कुछ जगह में अभी भी छीटा जाता है जो पहाड़ एरिया है, कुछ जगह में इसको डिबल किया जाता है, मतलब एक लकड़ी को लेके मिट्टी में मारा जाता है और उसमें दाने डाले जाते हैं। ये सब पहाड़ में जो झूम खेती में ये सब सिस्टम्स किए जाते हैं जो जीरो टिलेज कंडीशंस पे है। और जनरली इसको लाइन से लोग लगाते हैं, हल के पीछे या सीड ड्रिल के थ्रू इसको लोग लगा देते हैं। तो इसमें भी अलग अलग मक्का का अलग अलग स्पेसिंग है, हाइब्रिड्स का थोड़ा ज़्यादा है, देसी का कम है। तो 60 से 75 सेंटीमीटर लाइन से लाइन है, 20 से 30 सेंटीमीटर पौधे से पौधे है। इसको हम लोग और कुछ जगह में और क्लोज स्पेसिंग भी करते हैं इसका इंटेंसिव फार्मिंग में। और ये भी पूर्व से पश्चिम दिशा में हम लोग लगाए ताकि इसका शैडो वगैरह ना पड़े। तो ये नेक्स्ट स्लाइड। एक साउंड तो मिश्रित फसल अगेन मक्का में तो बहुत अधिक मोनोक्रॉपिंग है, स्पेशली हाइब्रिड मक्का का, और इसीलिए शायद उसमें बहुत सारी बीमारी और कीट भी आते हैं। तो ये जो मिश्रित फसल प्रणाली मक्का में तो किया ही जाता है, ओरिजिनली हमेशा ही किया जाता था। इसके साथ अरहर, बरबटी मतलब काउपी, लोबिया जिसको बोलते, मूंग, उड़द, सब्जियां भी लगाया जाता है, जैसे कि खीरा, या कभी फूल भी लगाए जाते हैं, गेंदा के फूल वगैरह। तो ये जो है एक मॉडल ही है इनफैक्ट। इसको थ्री सिस्टर्स मॉडल कहा जाता है मेक्सिको का, जिसमें मक्का और कोई खीरा टाइप की कोई सब्जी, और ये आपका कोई दलहन जैसे बरबटी, तो इन तीनों को लगाया जाता है। इसमें क्या होता है कि मक्का सीधा ऊपर चला जाता है और उसी के सहारे बरबटी चढ़ता है, और वो बीच में रहता है और नीचे आपका खीरा फैले रहता है। तो वो क्या होता है, नीचे में मल्चिंग जैसा काम करता है, लाइव मल्च की तरह। और उसके जो एडवांटेज है, जैसे सॉइल को कवर करके रखना, वाटर को कंजर्व करना, ये सब काम करता है। बरबटी बीच में रहता है, मक्का ऊपर में जाता है, और उनके रूट्स भी इस तरह अंडरग्राउंड जो है वो अलग अलग लेवल्स पे है। तो इससे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। इसी को काफी सारा मान्यता दिया गया, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन में इसको रिकॉग्नाइज किया गया थ्री सिस्टर्स मॉडल के हिसाब से। लेकिन हमारे देश में भी ये हो रहा है, आदिवासी क्षेत्रों में लोग मक्का को मिश्रित खेती में ही लगाते हैं, और ये सारे फसल आप उसके साथ लगा सकते हैं। इसमें भी फसल चक्र है, मक्का के बाद लोग सरसों लगाते हैं, मक्का के बाद चना लगाते हैं, मक्का के बाद गेहूं लगाते हैं। इसीलिए मक्का को टाइम पे करना जरूरी होता है, क्योंकि अगला फसल के टाइमिंग्स भी उस पर डिपेंड करता है।
तो कई जगह कई तरह के फसल लगाए जाते हैं, कुछ अनइरिगेटेड होते हैं, कुछ इरिगेटेड होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन हम लगा सकते हैं। और ये जो गेहूं छोड़ के मैं जो बता रहा हूँ, चना, सरसों, तो कई जगह अनइरिगेटेड भी लगा दिया जाता है। नेक्स्ट, पानी का एज सच तो खरीफ में ऐसे जरूरी नहीं है, लेकिन अगर क्योंकि बारिश के पानी से उनको मिल जाता है, पर अगर पानी उतनी उपलब्ध नहीं हो रहा है, जैसे आजकल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो जो ग्रोथ के 4-5 स्टेजेस है उस समय पानी का जरूरतें जो है, वो उस समय अगर बिल्कुल ही पानी नहीं मिल रहा है तो उत्पादन में कमी आ जाती है। उस समय अगर हम लोग पानी दे सकते हैं तो वो अच्छा रहेगा, और अधिक पानी भी हानिकारक होता है। तो ये जो सिंचित जो रबी में लगाया जाता है, उस समय इसको जो है 4 सिंचाई अलग अलग स्टेजों में किया जाता है। इसका ग्रैंड ग्रोथ स्टेज में भी किया जाता है, फूल के स्टेज में भी, और दाने भरने के स्टेज में। और सूखा में क्या होता है कि उनका एडेप्टेशन है, तो वो रूट के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं, तो रूट का डेवलपमेंट होता है, लेकिन फूल कम आते हैं या लेट आते हैं, तो उसके चलते उनका यील्ड अफेक्टेड हो जाता है। और अगर एक्सेस रेनफॉल हुआ, एक्सेस पानी जम गया, 3-4 दिन तक पानी जमा रह गया, तो उसमें भी हमारा उत्पादन घट जाता है, या इनफैक्ट कंप्लीट लॉस ऑफ क्रॉप भी हो सकता है। नेक्स्ट, इसमें निंदाई गुड़ाई बहुत ज़रूरी है, और इसमें ये नहीं करने पे भी ये फसल बहुत अफेक्टेड होते हैं, और उसका टाइमिंग भी बहुत क्रिटिकल है। नी हाइट, घुटने की हाइट से पहले हम लोग को निंदाई करना है, एटलीस्ट 2 बार तो करनी ही है। तो 15 दिन पे और 30 दिन पे हम लोग को करना है, और उसके बाद हमें गुड़ाई भी करनी है, मतलब मिट्टी चढ़ाना बोल सकते हैं उसको। तो इसलिए क्योंकि वो अदरवाइज वो पेड़ अनस्टेबल हो जाता है, फिर वो गिर भी सकता है। तो कई जगह में इसको मिट्टी चढ़ाते हैं, और कई जगह ऐसे है कि वहाँ पे वो वैसे कंडीशंस नहीं है, तो वो लोग कम से कम उसको वीडिंग करते हैं और कुछ अर्थिंग भी करते हैं वो। तो नी हाइट के बाद अगर हम लोग वीडिंग करेंगे तो उसका उतना फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि वीड्स जो है वो ऑलरेडी बढ़ चुके होंगे, और उसमें उतना अंतर नहीं पड़ेगा। और ये जो मिट्टी चढ़ाने का काम है, ये भी हमें फूल होने से पहले करना चाहिए। और जितनी बार हम लोग ये सब काम कर रहे, ये वीडिंग का काम कर रहे, उतनी बार अगर हम लोग जीवामृत भी छिड़काव करें, तो उससे भी वो कल्चर और उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो मिल पाते हैं पेड़ पौधे को। नेक्स्ट, तो मक्के में भी बहुत ज़्यादा कीड़े वगैरह तो नहीं है, लेकिन बाजरा के हिसाब से अगर देखेंगे तो हाँ, मक्का में कुछ इंसेक्ट्स, कुछ प्रॉब्लम्स तो आते हैं। ये भी उस कौन से वाले बाजरा में जो मॉडर्न वेराइटी है, ज़्यादातर हाइब्रिड्स में, और वो भी मोनोक्रॉपिंग हो रखा है, और पूरा एकदम हेक्टर्स एंड हेक्टर्स सिर्फ मक्का ही लगा हुआ है, वैसे कंडीशन में बहुत सीवियर अटैक्स भी होता है। इसीलिए इंटरक्रॉपिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि वो कीट डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, या कीट के साथ उनको खाने वाले जो प्रीडेटर्स होते हैं वो भी वहाँ पे मौजूद रहते हैं। और इसको इस माने यूज भी किया जाता है, जैसे ट्राइकोकार्ड। तो ट्राइकोग्रामा एक तरह का एक वॉस्प है, तो उसके अंडे रहते हैं उस कार्ड्स में, तो वो डाल दिया जाता है बीच बीच में। तो उससे जो वो ट्राइकोग्रामा वास्प निकलता है, वो फिर जो हानिकारक कीड़े हैं उनको वो उनके शरीर में उनको पैरालाइज करके उनके उनके शरीर में वो डाल देते हैं अंडे, और उससे वो उनके जो बच्चे आते हैं वो फिर उसको खाते हैं। तो इस तरह से ये वास्प काम करते हैं। तो जितने भी हम डाइवर्सिटी लाएंगे क्रॉप्स के बीच में, तो अलग अलग टाइप के इंसेक्ट्स या अलग अलग टाइप के बर्ड्स और ऐसे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स आएंगे, जो उस कीट को या उस इंसेक्ट को कंट्रोल करने का काम करेंगे। तो इसमें तना छेदक होता है, दीमक का प्रॉब्लम भी कभी कभी होता है, इसमें शूट फ्लाई है, इसमें लाही मतलब एफिड्स है, पिंक बोरर है, लीफ बोरर है, आर्मी वॉर्म है।
और ग्रासहॉपर है। मोर और लेस सिमिलर है बाजरा के साथ। कुछ चीजें अलग है, जैसे कि एफिड्स का उसमें उतना नहीं होता है। नेक्स्ट। नेक्स्ट स्लाइड। ये हम लोग देख सकते हैं, इसमें ये स्टेम बोरर है, ये पिंक बोरर है, ये एफिड है, नीचे में ये ग्रासहॉपर्स ने पूरा डैमेज किया है, ये लीफ बोरर है, ये आर्मी बॉम है, ये शूट फ्लाई है। तो ये जैसे कि बाजरा में मैंने बताया था, सिमिलर इसमें भी इंसेक्ट्स भी है, तो सिमिलर टाइप के ट्रीटमेंट्स ही होगा। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है 5 लीफ एक्सट्रैक्ट, क्योंकि ये अलग अलग इंसेक्ट्स के ऊपर एक्ट करते हैं। एफिड्स के लिए हमारा साबुन पानी एक उपचार है, उसको देने से वो लोग मर जाते हैं। या एक और भी है, केरोसिन ऑयल भी लोग यूज करते हैं पानी में मिला के, लेकिन केरोसिन ऑयल को लेके कुछ शायद रेस्ट्रिक्शंस है एनपीओपी गाइडलाइंस में, तो उसके बारे में आप लोगों को देखना पड़ेगा कि आप वो यूज कर सकते हैं कि नहीं। तो ये सब तरीके हैं। और इसमें भी वो चिली गार्लिक, जिंजर एक्सट्रैक्ट है, नीम है, हल्दी पानी है, ये सारा चीज़ें हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने बाजरा में बताया था, क्योंकि मोर और लेस सिमिलर। एफिड छोड़ के दे आर ऑल सिमिलर पेस्ट। नेक्स्ट। बीमारी भी इसमें कुछ कुछ है, ब्लाइट है, रस्ट है, डाउनी मिल्ड्यू है, स्मट है, सॉफ्ट रॉट, स्टॉक रॉट, चारकोल रॉट, ये सारे भी बाजरा में भी इसमें कुछ स्मट था, डाउनी मिल्ड्यू था, ब्लाइट भी था। तो ये सब बीमारियां इसमें होते हैं। ये सब फंगल या बैक्टीरियल बीमारी है। ये भी एक्सेस ह्यूमिडिटी के चलते, एक्सेस वाटर के चलते कई बार ये बीमारियां होती है। नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे हम लोग इस फोटोग्राफ्स को देख सकते हैं। ये डाउनी मिल्ड्यू है राइट हैंड साइड में, उसके बाद इधर हमारा रस्ट है, इधर ब्लाइट है, फिर इधर ये चारकोल रॉट है एक्सट्रीम बॉटम राइट में, ऊपर में स्टेम रॉट है। तो ये सब बीमारियों के लिए मैंने बताया था कि गोमूत्र का पानी ये हम लोग स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि फंगल, बैक्टीरियल, वायरल इन सब बीमारियों के लिए ये कार्यरत है। मठास्त्र एक बनता है, या मट्ठा को भी लेके डाइल्यूट करके हम स्प्रे कर सकते हैं, मोस्टली फॉर फंगल, बैक्टीरियल, वायरल डिजीज। इसमें ये पपाया ड्रम स्टिक का स्प्रे, पपाया लीफ का स्प्रे, ट्राइकोडर्मा भी हम लोग डाल सकते हैं, ज़्यादा फंगल डिजीज का प्रॉब्लम्स हो रहा है, स्टेम रॉट वगैरह। कच्चा दूध, इसका भी स्प्रे डाइल्यूट करके इसका भी स्प्रे हम कर सकते हैं। ये सारा बैक्टीरियल और फंगल डिजीजेस में काम करता है। प्याज और लहसुन का घोल भी बना के कर सकते हैं, सौंठ का घोल भी बना सकते हैं। ये सब जो ट्रीटमेंट्स है फंगल बैक्टीरियल डिजीजेस के लिए उपयोगी है। इसके रेसिपीज वगैरह आप लोगों को अवेलेबल करा देंगे। और फिर फाइनली हार्वेस्ट के समय, तो ये जब वो पत्ते सूखने लग जाते हैं और उसमें भुट्टा के पत्ते जो है वो कड़े हो जाते हैं, तो वो हार्वेस्टिंग स्टेज मतलब आ गया है। देसी किस्मों में तो पूरा पौधा ही पीला पड़ने लग जाता है, उससे पता चलता है, लेकिन हाइब्रिड में ग्रीन भी रहता है और फिर भुट्टा जो है वो बनते रहता है, तो उसमें भुट्टा को देखना पड़ेगा। तो ये सब जनरली लोगों को पता रहता है, तो वो उसमें उसको तोड़ लेते हैं और उसको फिर सुखाना होता है, और उसके बाद दाने को निकाला जाता है, तो हाथ से भी निकालते, सेलर्स होते हैं, सेलर से निकालते, और बाकी जो उसका पेड़ है वो फिर चारा और ये सब काम में यूज हो जाता है। बायोमास, अगेन काफ़ी बायोमास इसमें से भी हमें मिल पाता है। और दाना निकालने के बाद जो बचा हुआ जो रहता है वो सब ईंधन के काम में, फ्यूल के काम में यूज हो जाते हैं। लेकिन मक्का में बहुत ज़्यादा हीट स्टोरेज में आता है, मतलब पौधे में आए या ना आए, लेकिन स्टोरेज में तो पक्के से आना ही आना है।
इतना ज्यादा आता है कि वो पूरा आटा बना देता है उसको। तो कई आदिवासी घर में आप लोगों को ऐसे देखने को मिलेगा, वो लोग अपने छत में इसको टांग के रखते हैं, बिना निकाले, दाने को नहीं निकालते और इसको ऐसे ही टांग के रखते हैं, लैंप शेड जैसा। तो वो बेसिकली उसके नीचे ही उन लोगों का चूल्हा या कुछ होता है, और वो खाना वाना जो पकाते हैं तो उसका सारा धुआं ऊपर जाता है और वो बैठ जाता है मक्के के ऊपर, और उससे वो बताते हैं कि बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स का अटैक नहीं है। तो ये मैंने देखा है कि हाँ, ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। कुछ फिर भी अटैक होते हैं लेकिन उतना ज़्यादा डैमेज नहीं होता। लेकिन जब हमने मक्का का दाना को ऐसे निकाल के रख दिया, वो उसमें तो लगना ही लगना है, क्योंकि इतने बड़े-बड़े दाने होते हैं और उसमें काफ़ी सारा शुगर्स वगैरह रहता है, तो वो बहुत ज़्यादा अफ़ेक्टेड होते हैं। और लोगों ने तरह-तरह की चीज़ें डालते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता है मक्का के दाने के लिए। तो ये एक तरीका है भंडारण का। आई थिंक ये लास्ट था। यस, ये लास्ट है। राजेश तो जी। हाँ, सभी से रिक्वेस्ट है कि आपके क्वेश्चंस हो तो आप पूछिए। हेलो। हाँ, आपने मक्का के बारे में बताया, तो उसमें मतलब हम तो मतलब बीज जो डालेंगे पर हेक्टेयर में कितना रहेगा? 15 से 20 केजी? जी, जी। वो एक्चुअली और हाँ, डिपेंड हाँ करता है वैरायटी पे भी, पर जनरली हाँ हाँ, हाँ। यही रेट है। अगर आपको क्लोज स्पेसिंग करना है तो थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा। जी। एक मतलब एक्यूरेट। हेलो। जी। हाँ सर, ये बोल रहा हूँ कि आप तीनों सीजन में बोल रहे हो कि मक्का हो रहा है, तो ज़ेड में कौन सा वैरायटी, रबी में कौन सा वैरायटी और खरीफ में कौन सा वैरायटी, ये थोड़ा एक्सप्लेन हो जाए तो अच्छा होगा मेरे लिए। देखिए, जो देसी वैराइटीज़ होते हैं वो जनरली फोटो सेंसिटिव होते हैं, तो वो खरीफ में लगाना ही ठीक होगा। क्योंकि वो फोटो सेंसिटिव होते हैं, तो अगर विंटर में या समर में हमारे डे लेंथ में चेंज हो जाता है तो वो उसमें मक्का का पौधा तो बहुत अच्छा होगा लेकिन मक्का नहीं होता है। ये हम लोग एक बार देखे थे, एक देसी किस्म हाँ, के बीज। मैंने भी ये देखा है कि ये नहीं होता है, हाँ, ये तो वो नहीं होता है। हाँ, तो वो देसी किस्मों को बेटर है कि हम लोग खरीफ में ही लगाए, जो उसका नॉर्मल लगाने का टाइम है। और जो नॉन देसी मतलब आइदर वो कंपोजिट वैरायटी है या कोई रिलीज्ड वैरायटी है या हाइब्रिड है, वो सब आप रबी और जैद में लगा सकते हैं। तो मैं तो खैर हाइब्रिड लगाने के बारे में बहुत ज़्यादा इनकरेज नहीं करूँगा, पर कुछ लोग तो लगाते ही हैं। तो कंपोजिट वैराइटीज़ भी आप लगा सकते हैं। तो ये सब फोटो इंसेंसिटिव है, तो इसको कभी भी हम लगा सकते हैं, मतलब खरीफ में भी लगा सकते हैं और दूसरे सीजन में भी लगा सकते हैं। सोनू जी, एक अगर अगर जैसे मालन मक्का और जो साठी है उसको रबी के अंदर सीड प्रोडक्शन के लिए लगाना चाहे तो लगा सकते हैं कैसे? मतलब ये मैं करके तो हमने नहीं देखा है, लेकिन आइडियली अगर वो फोटो सेंसिटिव वैरायटी है तो रबी में उसके पेड़ तो होंगे लेकिन उसके दाने वगैरह शायद नहीं होंगे। पर ये प्रयोग करके देखना पड़ेगा, हो सकता है कि वो फोटो इंसेंसिटिव वैरायटी हो। तो अभी मैं ऑफ हैंड नहीं बता सकता, पर जनरली जो देसी वैरायटीज है वो फोटो सेंसिटिव होते हैं, तो वो खरीफ में ही लगाना उचित होगा। राइट। सौमिक, ये आपने जो मक्का है उसमें एक आर्मी फार्म, ये हाँ, अमेरिकन आर्मी वाला जो है ना कीड़ा, अभी हाँ, आजकल बहुत अर्ली स्टेज पे भी आने लग गया है। हाँ, हाँ, हाँ।
वो इसीलिए ना तो कि हम लोग किस तरह का सीड्स यूज कर रहे हैं, या हमारा सॉइल कंडीशंस क्या है, या आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है। अगर बहुत ज्यादा हम लोगों ने केमिकल्स यूज किया हो, तो हो सकता है कि हमारे वहाँ पे प्रेडेटर्स या इस तरह के कोई ऑर्गेनिज्म ही नहीं है जो उसको कंट्रोल कर सके। दूसरे, जो सॉइल में अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो प्लांट जो है वल्नरेबल भी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि उनको डिफेंड करने के लिए जो तत्व चाहिए होते हैं वो उसमें नहीं है। ऊपर से हम जी नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स डालते हैं जो पत्ते में एक्युमुलेट होता है, एक्सेस नाइट्रेट, वो भी इनको इनवाइट करता है, क्योंकि नाइट्रेट को ये लोग आराम से डाइजेस्ट कर पाते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो होता है वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको ये डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो वो वहां से भाग जाते हैं। तो ये सारे जो कंडीशनलिटीज जो चेंज हो रहा है, इसके चलते कुछ कुछ जो कीड़े हैं वो ज्यादा डेंजरस होते जा रहे हैं। तो इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो ये है कि हम जितना बायोडाइवर्स खेती कर सके, जितना लोकल वैरायटीज को प्रमोट कर सके, जितना ऑन टाइम सीजनल वर्क करे, वो ज़्यादा अच्छा है। शॉर्ट टर्म में बोलेंगे तो हमें वो सब 5 लीफ एक्सट्रैक्ट ये सब चीज़ों को ज़्यादा डालना है, या जीवामृत या न्यूट्रिएंट्स को ज़्यादा अवेलेबल करना है, ताकि हमारे पौधे स्ट्रांग हो और प्रोटेक्टेड भी रहें। और दूसरा जो ट्राइको गामा कार्ड का आपने जिक्र भी किया जी था, जी। तो उस उसमें जो है उसका कुछ स्टोरेज क्या होता है? जैसे मान लो मैंने कहीं पे से ट्राइको गामा कार्ड खरीदा, तो उस पे लिखा हुआ है कि इसको जो है फ्रिज में रखना रहता है। हाँ हाँ हाँ। तो हाँ, लॉन्ग टर्म और स्टोरेज के लिए तो आपको फ्रिज में रखना पड़ेगा, लेकिन जब हम फील्ड में उसको रखेंगे तो वो किसी पौधे वौधे में लटका देंगे, ताकि उसके उसमें अंडे चिपके होते हैं, वो अंडे से ट्राइकोग्रामा वॉस निकलने का होता है, तो हाँ हाँ वो निकलना चाहिए। तो उसके उसको स्टोर करने के लिए फिर फ्रिज में रखना पड़ता है, क्योंकि ओके। नहीं तो वो सारे तो निकल जैसे मान जाएंगे। लो, हाँ वो पहले निकल गए तो शायद खेत में हाँ हम जिस पर्पज के लिए, तो कितना हाँ दिन मतलब रहे? जैसे मान लो हम लोगों ने मंगाया कहीं से, तो जी। कितने दिन में उसको इंस्टॉल कर देना चाहिए? अब या तुरंत ही आने में भी करना कभी चाहिए। टाइम? हाँ नहीं, आने में तो वो फिर देखना पड़ेगा एक्चुअली, वो कैसे, मतलब वो उसी जहाँ पे वो है वहीं से खरीद हाँ ले तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उनके फ्रिज विज में रखा रहेगा, वहां से हम लेके हाँ फिर हाँ। अपने फ्रिज में रख देंगे, उसके बाद जब भी हमको लगाना है हम जाके लगा देंगे, तो वो हैच हो जाएंगे। अब वो कहीं दूर से हम्म, पोस्ट वोस्ट में आ रहा है, तो वो क्या कंडीशन में आ रहा है, हो सकता है कि वो अनवायबल भी बन जाए, तो ये सब हम्म। प्रॉब्लम्स भी होता है इसमें। तो इसमें नॉर्मली कौन बनाता है? ये मतलब जैसे यूनिवर्सिटी वगैरह करते हैं हाँ, या कहाँ यूनिवर्सिटी, से? ये यूनिवर्सिटीज ही बनाते हैं बहुत ज्यादा। मैंने कंपनीज का तो इतना मैंने देखा नहीं। जो यूनिवर्सिटी का ही था, वो लोग ही इसको डेवलप करते हैं। कंपनीज का मेरे को मालूम नहीं अभी उन्होंने ट्राई निकाला है। ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के जो सोइल साइंस डिपार्टमेंट है ना, वहां से हाँ अवेलेबल हो जाता है। हाँ, वही वही अच्छा, कह रहे ये हैं। उदयपुर में हो जाएगा क्या सर, राजेश जी? हाँ, उदयपुर में ट्राइकोडर्मा, और इसके लिए तो हमने सोइल साइंस में पूछा था। आपको क्या ट्राइकोडर्मा ही कह रहे हैं या ट्राइको नहीं नहीं, या ट्राइको गामा कार्ड। ट्राइकोग्रामा, ट्राइको कार्ड। ग्रामा। ट्राइको गामा का पूछना होगा सच में, क्योंकि जी। वो बनाते हैं वहां पर। हाँ, और दूसरा है कि हम जितना बायोडाइवर्स करेंगे तो वॉस्प वगैरह अपने आप भी आएंगे, इसीलिए फ्लावर्स वगैरह भी अगर कुछ लगाते हैं तो वो क्या, ये वॉस्प टाइप के जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो पॉलिनेटर्स होते हैं, वो अट्रैक्टेड होके उसमें आ सकते हैं, तो वो फिर प्रीडेटर्स भी होते हैं वो। और कुछ कुछ लोग ये जैसे बेवेरिया बासियाना और मेटाराइजा हाँ इनिसोफ्लाई वगैरह, इनका हाँ भी बोलते हैं, तो इनका अगर हाँ, वो पॉपुलेशन बढ़ जाएगा मान लो। हम्म, मैं उसी लिए उस समय बोल रहा था सेकंड लाइन थर्ड लाइन, तो ये सब सेकंड थर्ड लाइन में आएंगे। तो ये अगर हम्म। हमारा ये सब जो नॉर्मल जो चीजें हैं, ये नीम और ये 5 लीफ एक्सट्रैक्ट और ये चिली गार्लिक और ये सब जो वर्क नहीं कर रहे, हम्म। तब उस कंडीशन में हम लोग को ये सब
बायो सॉल्यूशंस में जाना पड़ेगा अगर कुछ ऐसा क्रिटिकल स्टेज आ रहा है। लेकिन फर्स्ट पहले से ही हम लोग ब्यूवेरिया और मेटारिज्म में ना जाए, क्योंकि ये ओके। सब थोड़े स्पेसिफिक चीजें हैं और इनका भी कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी है। तो इसको सेकेंड लाइन में रखें ताकि, और ये अगेन ये इनपुट डिपेंडेंट हो रहा है, हमको बाहर से लाना पड़ रहा है, तो जो नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग के आइडियल से इसके थोड़ा सा आउट हो रहा है। तो इन सब चीजों को करें जो हम लोग का हमारे कंट्रोल में है, और जब ऐसा कोई क्रिटिकल कंडीशन आ रहा है जो हमें अपने पौधे को बचाना है और कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा है, तो फिर हम लोग इसमें जा सकते हैं। जी का किसी का हाथ ऊंचा था, संगीता जी आप ही का था ना, डेल 1 से आप ही है। संगीता जी। हाँ हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी। हाँ, मैं ये बोल रही थी जैसे कि मतलब मक्के की खेती क्या हम अपने एरिया में कर सकते हैं, जो हमारा राजस्थान का पाटौदी और सिंदरी है। कौन सा, क्या, थोड़ा सा रिपीट। ये जोधपुर जोधपुर जिस बाड़मेर का, बाड़मेर की तरफ तो रीजन। हाँ जी जी। हाँ, अगर आपका तो यहाँ प्रॉपर वे में कर सकते हो जो भी आपने। नहीं, थोड़ा ब्रेक हो जा रहा है। क्या मक्का के बारे में पूछ रहे हैं या आप बाजरा के बारे में? नहीं नहीं, मैं मक्का की बात पूछ रही हूँ। अच्छा, हाँ मक्का भी आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा डेजर्ट एरिया में ना ही करें तो ठीक है। ये जोधपुर में तो हो सकता है, प्रोवाइडेड अगर उसमें कोई आप जो जो स्टेप्स मैंने बताया कि वाटर का जो रिक्वायरमेंट है या एक्सेस वाटर ड्रेनेज होनी चाहिए, ये सब स्टेप्स को हम लोग फॉलो करेंगे तो हो सकता है। क्या आपको लगता है इस सवाल लेके जाता है और शायद तो थोड़ा बहुत भी स्वीकार कर रहा है या उसके हेलो। जी भागीरथ जी। भागीरथ जी आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। भागीरथ जी आवाज आ रही है। कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या भागीरथ जी? हेलो। हाँ बोलिए। जी सर। जी सर, मैं यही कह रहा था सर कि जैसे जो वीड्स का जो है इसमें ज़्यादा इफेक्ट है, और इसके कारण जो है लेबर वर्क के कारण इसमें इतना वो नहीं हो पाता जितना हम सोच रहे हैं। तो वीड्स कंट्रोल के लिए इसमें क्या मेथोडोलॉजी अपनानी चाहिए सर? हाँ, तो वीड्स के लिए तो पुरानी तरीके तो वही है, हैंड वीडिंग। लेकिन आजकल कुछ टूल्स भी आ गए हैं, कुछ साइकिल हो इस तरह के डिवाइसेस है, उसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं वीडिंग के लिए। और अगर हम लोग इंटर क्रॉपिंग करेंगे, मिक्स क्रॉपिंग करेंगे, तो फिर वो उसके बीच में भी कुछ फसल या कुछ लगा रहेगा, तो उतने वीड्स नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वो सॉइल और वो एरिया कवर्ड रहेगा। तो नहीं सर, ये भी अभी हमारा हो सकता है। नहीं सर, अभी हम जो वागदरा में हमारी एक कार्यशाला थी उसमें हमें बताया गया कि आप कोई भी वीड ले लीजिए और उस हाँ वीड्स को जी। इसमें छाया कंडीशन में सुखा कर इसका उसका एस बना लीजिए, और उस एस बना करके अगर उसका वीडीसाइड के रूप में यूज करते हैं तो वो वीडीसाइड का जी। रोल प्ले करती है। तो ऐसा हमने एक्सपेरिमेंट अच्छा। किया सर, लेकिन उसमें रिजल्ट हमें मिला नहीं। तो क्या गैप अच्छा रहा कि वो हमें रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाए सर? वो जानना चाह रहा था मैं। जी, नहीं इसके बारे में मेरे को पता नहीं है। जो आप बता रहे कि ऐश डालने से वीड्स नहीं आएंगे,
तो जी वो मेरे को मालूम नहीं इसके बारे में। दूसरी बात है, ऐश जब हम डालते हैं सॉइल में, तो सॉइल के बहुत सारे माइक्रोब्स भी मर जाते हैं, या जो छोटे इंसेक्ट्स होते हैं वो भी मर जाते हैं। उसके जो पार्टिकल्स होते हैं इतने छोटे होते हैं, वो उनके स्किन और उनका बॉडी में इफेक्ट करते हैं और वो उसको खा लेते हैं, तो उनके इंटरनल ऑर्गन्स का डैमेज होता है। तो ऐश एज सच रिकमेंडेड नहीं है इन लार्ज अमाउंट डालना सॉइल में, क्योंकि वो सॉइल के लिए हानिकारक है। तो मैं तो इसको नहीं बोलूँगा कि ऐश डाला जाए सॉइल में। जी और उसका वीड कंट्रोल के बारे में तो मेरे को पता नहीं। वीड कंट्रोल में ऑर्गेनिक में कुछ आउटसाइड इंडिया लोगों ने डाइल्यूट विनीगर, हॉट वाटर, ये सब टेक्निक यूज किए हैं, पर इंडिया में इसका कोई उपयोग नहीं हुआ है और जी सर मेरे को नहीं पता। और दूसरा, इतना विनीगर वगैरह डाल पाना ये सब थोड़ा सा वायबल भी नहीं लगता है। तो वीड्स जी के लिए बेटर है कि हम ये मैकेनिकल टूल्स यूज कर सकते हैं, या जी हम लोग मल्चिंग मल्चिंग कर सकते हैं, या लाइव इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। जी सर, मिल और मल्चिंग में जितने जैसे अर्ली स्टेज में हम वीडिंग करेंगे उतना फायदे रहेगा, क्योंकि नी हाइट रीच करने के बाद मक्का में अगर हम जी वीडिंग करते तो उसका कोई लाभ मक्का को नहीं मिलेगा। तो सर जैसे तो आपने एक मल्चिंग, हाँ सर कंटिन्यू करिए सर जी। हाँ, जो एक सुभाष शर्मा जी है महाराष्ट्र में, वो बताते बाल निंदाई। तो ये बाल निंदाई बहुत जरूरी है, जो यंग स्टेज में ही अगर हम उसको निकाल दे और समर प्लाउइंग करे तो हमारा वीड्स का मात्रा कम हो जाते हैं। तो इसका इनिशियल स्टेज में ही कंट्रोल करना ज्यादा अच्छा। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, सबमिट कर दिया, इसमें किसने करना राजेश जी, है? और किसी को कोई सवाल है? सवाल तो नहीं है, बस एक रिक्वेस्ट है कि अभी जो रिकॉर्डिंग हुआ है हम लोगों के साथ शेयर किया जाए, ताकि जो भी हम लोग कुछ अगर छूट जाए तो सब लोग दोबारा चेक कर सके। बिल्कुल सर। हाँ, एग्जैक्टली। और पीपीटी भी आप शेयर कर दीजिए, और बाकी श्योर जो श्योर। उसमें रेसिपीज वगैरह अगर कुछ मिसिंग है, कुछ है, वो मैं ऐड कर दूंगा। ओके, तो मैं मेल पर, व्हाट्सएप पर, दोनों पर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी रिकॉर्डिंग। और अगर कोई सवाल नहीं है तो सौमिक जी, हाँ एक सवाल है मेरा। जी जी। हाँ, इसमें जैसे कुछ मैंने वीडियो वगैरह देखे थे उसी किट के लिए, अमेरिकन आर्मी फार्म वॉल आर्मी के वॉर्म, लिए। हाँ जी जी। तो एक सीवीआर मेथड भी कुछ लोग बताते हैं, मतलब वो मिट्टी का स्प्रे करके हम्म। और मतलब उसका स्प्रे करते हैं। तो हम लोगों ने मतलब ट्राई तो किया, पर लोगों का कोई उतना रिस्पॉन्स आया नहीं इसमें। तो इसमें अच्छा, आपका अगर कोई एक्सपीरियंस हो तो थोड़ा सा। नहीं मेरे को तो उस मेथड का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आ, ओके। आ, हम्म। तो एक्चुअली तो उसमें हमारे इस बेसिकली वो एरिया लोग ये में, बोलते हैं कि हाँ, हाँ जी, हाँ मैंने यही कह रहा था कि इस एरिया में आर्मी बॉम्ब का मैं इतना प्रॉब्लम नहीं देखा हूँ, इस एटलीस्ट सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न इंडिया में। हाँ, कुछ हाइब्रिड्स में है, लेकिन नॉर्मल ये जो कंपोजिट वैरायटीज या देसी में इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं देखने को मिल रहा है। ये अभी हम लोगों ने रिसेंटली उदयपुर वाले रीजन में देखा है कुछ अच्छा अच्छा गाँव में। अच्छा। तो मतलब वहाँ पे तो देसी होता है, बट उसमें भी जी था अच्छा। ये। हाँ हाँ, हाँ और हाँ। काफी अर्ली स्टेज पे था, और इन्फेस्टेशन भी काफी ज्यादा था, मतलब हम्म मतलब तो एक इसीलिए खेत ये में फाइव काफी। लीफ एक्सट्रैक्ट वगैरह ये रेगुलर अप्लाई करना एज अ प्रिवेंटिव, मतलब उसमें हाँ पेस्ट हाँ। है या नहीं है, डिजीज है नहीं है, लेकिन हम लोग को जस्ट लाइक हम जीवामृत अप्लाई कर रहे हैं उसी तरह इसको भी हम अप्लाई करें तो वो बेटर रहेगा। और बायोडाइवर्स खेती करें, मतलब और क्रॉप्स उसके साथ लगाए, तो ये सब करने से थोड़ा सा बेटर है, इंस्टेड ऑफ मोनोक्रॉपिंग, या जब कीड़ा आया तभी हम रिस्पॉन्ड कर रहे, तो वो फिर मुश्किल होता है।
और जो आपने बताया था आपके पास करीब 35-36 वेराइटीज है, तो इनका क्या यील्ड पोटेंशियल होगा आपके वहाँ की कंडीशन में? यहाँ तो एक्चुअली हम लोग बहुत कम कम जगह में लगाते हैं, क्योंकि वो कंजर्वेशन पर्पस में। तो इसका जो ओके। यील्ड है वो मतलब उसका यील्ड का वैल्यू उतना सही नहीं होगा इसका यील्ड एस्टिमेट करने के लिए। हाँ, लेकिन जो Yes. फील्ड कंडीशंस में जो लग रहा है, तो उन लोगों के हिसाब से उस कंडीशन में जो वहाँ का आदिवासी है, जो जो लोग जिस तरह का लैंड या टेरेन है, उन लोग के हिसाब से वो सही है। लेकिन अब हम उसको अगर हाइब्रिड मेज के साथ कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली कम है। डेफिनेटली हाइब्रिड मेज का जो यील्ड पोटेंशियल है उतना जनरल देसी मेज का तो नहीं है, कुछ कुछ एक्सेप्शनल वैरायटीज को छोड़ के। तो ये तो एक इशू है ही। लेकिन अगर हम सिर्फ यील्ड को ना फोकस करके टोटलिटी ऑफ सिस्टम को देखें, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि हमारा जो देसी वैरायटीज है या हमारा जो मिक्स्ड फार्मिंग का पोटेंशियल है वो फार हायर है, जिसको हम लोग लैंड इक्विवेलेंट रेशियो कहते हैं। तो जब हम मिक्स्ड फार्मिंग में उस तरह का टेरेन, उस तरह का मैनेजमेंट में 2-3 फसल एक ही फील्ड में लगा हुआ है, उसके टोटल यील्ड को निकालते हैं, फिनेंशियल रिटर्न्स या न्यूट्रिएंट ये सब निकालते हैं, तो उसमें हाइब्रिड में इससे वो ज्यादा आएगा। ठीक है, थैंक यू। वो पानी गिरेगा। अविशा, अगर कोई सवाल नहीं हो हाँ, समय क्लोज भी करें। राजेश जी हम लोग कंक्लूड भी कर सकते हाँ, हैं। सौमिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग दोनों पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस मक्का और बाजरा दोनों पर आपने बहुत इंटरेस्टिंग ये सेशन कंडक्ट किया। और हम नेचुरल फार्मिंग कोalition राजस्थान चैप्टर की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। और आपसे हम और भी कई इश्यूज पर, सीड कंजर्वेशन पर आगे आपसे कांटेक्ट में रहेंगे। थैंक यू। जी धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सो मच सौमिक, अपने समय निकाला इसके लिए। थैंक यू सची।